हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। कैसे हैं आप सब? बहुत ही लंबे समय के बाद एक क्लास होने जा रही है। जैसा कि आपको पता है, मेल वाले एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा थ्योरम से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वाले पार्ट को पूछा गया। लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन, रियल एनालिसिस से क्वेश्चन, ओडीपीडी से क्वेश्चन और आपके लीनियर अलजेब्रा हो गया, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस थ्योरम्स से डायरेक्ट रिजल्ट पूछे गए। काफ़ी कैंडिडेट्स मेल वाला जो एग्ज़ाम 2 सितंबर को था, उसमें बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुएशन का पार्ट पूछा गया। तो अभी फीमेल के एग्ज़ाम हैं 10 को और 12 को और 13 को। तो ये 3 एग्ज़ाम्स की जो डेट्स फीमेल की हैं, तो उनसे पहले एक इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा ये उन सभी कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है, जिसके अंदर हमारी लीनियर अलजेब्रा और रियल, ये वाला जो वीडियो है इसमें 2 आपके सब्जेक्ट्स कवर होंगे, लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस की। जितने भी इंपॉर्टेंट DEET+B के रिजल्ट्स हैं वो सारे इस वीडियो के अंदर हमारे क्या होंगे, आ जाएंगे, लीनियर के और रियल के। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कैमरा ऑफ ही कर देते हैं। रियल और लीनियर के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। सबसे पहले बेसिक से ही स्टार्ट किया है मैंने लीनियर का। ये हैंड रिटन नोट्स हैं, इसको अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे भी और एप्लीकेशन पे भी, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स DEET+B एग्ज़ाम्स के लिए फटाफट से देख लेते हैं, लीनियर के और रियल के। मैट्रिसेस, सबसे पहले मैट्रिसेस से ही स्टार्ट होता है अपना ना लीनियर अलजेब्रा। तो उसकी डेफिनेशन आपको सभी को पता है, m रोज़ n कॉलम्स। मैंने पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी है, ना ही हमें एग्जाम्स में चाहिए। m रोज़ n कॉलम्स, या फिर हम इसका ऑर्डर कहें तो m क्रॉस n। अब यहाँ पे एक एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा समझने की है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं वो आपके कहीं ना कहीं एग्ज़ाम्स में काम आएंगे। ये लेक्चर मुझे नहीं पता कितनी देर का जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा भी जा सकता है, क्योंकि इसमें 2 सब्जेक्ट्स मैं लेने की कोशिश करूँगी, लीनियर, और ज़्यादा लंबा चला गया तो फिर एक लीनियर पे ही फिनिश कर देंगे, रियल का नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, और फिर लीनियर और रियल के बाद आपका एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और एक कॉम्प्लेक्स का ऐसा ही वीडियो रहेगा, जिसके अंदर सारा इंपॉर्टेंट सम अप करने की कोशिश करूँगी सारे सब्जेक्ट्स को, ठीक है। मैट्रिसेस की टाइप सबसे पहले आपको पता है, नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और ये कुछ इस टाइप का दिखता है। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ सिंपल बातें मालूम होनी चाहिए। रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर, जिसके अंदर एक रो हो लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम्स एनी हो सकते हैं, बट एनी नंबर ऑफ़ कॉलम्स, मतलब नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये 1x4 की मैट्रिसेस है, जिसमें एक रो है और 4 नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। क्लियर? सिमिलर वे में कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर क्या हो जाएगा, जिसके अंदर कॉलम तो एक हो और नंबर ऑफ़ रोज़ हमारी एनी हो सकती हैं। तो ये 4x1 की मैट्रिसेस है। क्लियर है? स्केयर मैट्रिक्स, जिसमें नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बराबर हों, जैसे हम कह सकते हैं 2x2 की मैट्रिक्स, जैसे हम कह सकते हैं 3x3 की मैट्रिक्स। 3 ही रोज़ हों 3 ही कॉलम्स, 2 ही रोज़ हों 2 ही कॉलम्स, ये है हमारी स्केयर मैट्रिक्स। ये रिजल्ट्स देखो, अभी एग्ज़ाम में जो 2 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ है, उसमें पूछा जनरली यही गया है, डायरेक्ट रिजल्ट्स या फिर डायरेक्ट थ्योरम्स। तो इस टाइप से ही हमें इस वीडियो के अंदर बने रहना है, जिसके अंदर कंप्लीट लीनियर के और कंप्लीट रियल के मैंने जितना भी पॉसिबल हो सकता था वो सारे रिजल्ट्स लेने की कोशिश की है। रिज़ल्ट है कि अगर ए बी हमारा 0 होता है, ए बी का मतलब कोई ए वेक्टर है, कोई ए हमारी मैट्रिसेस है, बी हमारी मैट्रिसेस है, दोनों का प्रोडक्ट अगर हमारा 0 होता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ए भी 0 होगा बी भी 0 होगा। देन इट नीड नॉट एम्प्लाइज दैट ईदर ए 0 और बी 0। क्लियर है? इन जनरल में हम ये कह सकते हैं ए बी नीड नॉट बी इक्वल टू बी ए। हम ये भी कह सकते हैं कि जो ए बी है वो जनरली ज़रूरी नहीं है वो बी ए को, जब हम मैट्रिसेस को जब हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो ए बी जो है वो बी ए भी बराबर ही आएगा। नीड नॉट बी ट्रू। क्लियर? और अगर कह रहा है ऐसा होता है कि अगर ए बी, इफ़ ए बी और बी ए बराबर आ जाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं ए और बी कॉम्यूट करते हैं एक दूसरे के साथ, कॉम्यूट टू ईच अदर। अगर हम ये कहें कि ए बी हमारा नेगेटिव ऑफ बी ए है, अगर हमारा ए बी जो है वो नेगेटिव ऑफ बी ए है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी एंटी कॉम्यूट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब आपको पता होगा ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। सिर्फ और सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स रहने वाले हैं। ये वीडियो अगर 25 मिनट का बनता है, 30 मिनट का बनता है या 1 घंटे का बनता है, कितना भी बने, डजेंट मैटर, चाहे 2 घंटे का वीडियो बन जाए, मुझे नहीं पता ये कितनी देर का जाने वाला है। जितनी भी देर का होगा, इट इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू।
ट्रेस ऑफ स्पेशली फ़ीमेल का जिनका एग्ज़ाम अभी बचा है वो ज़रूर देखें। बाकी मेल वाले अब इसमें मुझे पता है कमेंट करने वाले कि उनका क्यों नहीं कराया 2 से पहले। सो भाई देखो, मेरी बीच में थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ थे, आपने देखा होगा 1 महीने से ज़्यादा हो गया कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, ना ही एप्लीकेशन पे और ना ही यूट्यूब पे। सो यूट्यूब पे भी एप्लीकेशन पे भी मेरा 1 महीने से वर्क नहीं चल रहा था बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़। सो अभी कॉन्टीन्यूसली काम होगा इस एग्ज़ाम के बाद। अभी देखिए ये एग्ज़ाम भी अनएक्सपेक्टेड डेट्स थी, ठीक है, इसमें ना आपकी मिस्टेक है ना ही मेरी मिस्टेक है, और सिलेबस हमारा पूरा नहीं हुआ था जैसा कि आप सबको पता है। लेकिन फिर भी हमने जो क्रैश कोर्स बनाया था उसमें 80% सिलेबस हमारा डला हुआ था और 20% ही रहता था। सोचा था 20% विद इन 1 मंथ अपलोड हो जाएगा, बट वो भी नहीं हो पाया। अभी एग्ज़ाम के बाद ही सब चीज़ें दोबारा से पॉसिबल हो पाएंगी, ठीक है। सो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिसेस की बात करें, मैट्रिक्स की बात करें तो ए हमें दे रखा है, ए आई जे क्या है, रोज कॉलम, एन क्रॉस एन की मैट्रिसेस है। तो जो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिसेस ट्रेस होता है, ट्रेस क्या होता है, जो डायगनल एलिमेंट होते हैं ये। अब देखो, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं और आपसे एक मैट्रिसेस दे दी, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको ये दे दिया और आपको ये कह दिया कि ट्रेस इसका स्क्वायर मैट्रिक्स 3 2 3 की है ना, ये इसका बोल दिया ट्रेस निकालो। तो अब आपको पता ही नहीं होगा कि ये ट्रेस होता क्या है। अगर आपने ये वीडियो सुन लिया अब आपको पता चल जाएगा ट्रेस क्या होता है। ट्रेस क्या होता है, A11 ये वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट 5 और लास्ट तक जितने भी NN मीन्स जितने ऑर्डर की मैट्रिसेस है। तो ट्रेस लास्ट 3 2 3 की है तो फर्स्ट 1 + 5 + 9, तो वो उसका ट्रेस हो जाता है। जो कैंडिडेट्स को पता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स तो उनको तो पता है कि डायगोनल एलिमेंट का सम, लेकिन बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ग्रेजुएशन पूरा साफ़ हो चुका है दिमाग से, वो जस्ट मोटा मोटा भी हेडिंग्स को पढ़ लेंगे तो अच्छे से 5 7 10 नंबर यहाँ से आप पक्के कर सकते हैं इस वीडियो से। ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या पता डायरेक्ट आपसे प्रॉपर्टी पूछ ले। ट्रेस अगर अंदर के कोई हमारा कांस्टेंट है और ए है साथ में, और ए कोई मैट्रिसेस है, तो अगर हम के को बाहर निकाल दें और साथ में ट्रेस ऑफ ए कर दें तो वो हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रेस की बराबर होते हैं। ट्रेस ऑफ ए + बी, अगर हम ट्रेस ए को अलग और ट्रेस बी को अलग कर दें, ऐड कर दें तो वो हमारा बराबर होता है। ट्रेस ऑफ अंदर क्या है, ए बी, तो ट्रेस ऑफ बी ए करेंगे वो भी बराबर होगा। ये प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रेस की। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स तो आपको पता होगा, सिंपल सी चीज़ें हैं कि कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कैसे निकालना है, कोई मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट कैसे निकालना है, पता होगा ना ये सब चीज़ें। तो स्केलर मैट्रिक्स, देखो सिर्फ डेफिनेशन बता रही हूँ। जैसे आइडम पोटेंट आपसे पूछ ले आइडम पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, तो अगर आपको आइडम पोटेंट की डेफिनेशन नहीं पता तो दैट मीन्स आपका 1 नंबर चला जाएगा। इसीलिए बोल रही हूँ बहुत अच्छा वीडियो रहने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। देख लीजिए मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, और जबकि मेरे हैंड पे चोट लगी हुई थी तो काफ़ी बताया आपको हेल्थ इश्यूज़, लाइक अभी फ़िलहाल ठीक है जिसमें वीडियो बन पा रहा है बिकॉज। चलिए छोड़िए, अभी फटाफट देखते हैं स्केलर मैट्रिसेस आइडेंटिटी। 1 मंथ से मेरा टोटली बेड रेस्ट चल रहा था। अभी थोड़ा सा ऐसा लगा है कि लाइक ठीक है तो वीडियोस बना देनी चाहिए, क्योंकि अभी फीमेल वाले कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम बाकी है तो एटलीस्ट उनका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पॉइंट्स जो मार्क्स हैं वो ना डिडक्ट हों, ठीक है। बाकी मेल वाले कैंडिडेट्स भी सुन लीजिए बिकॉज उनकी आगे आने वाले फ्यूचर के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। स्केलर मैट्रिसेस जिसके सभी डायगोनल एंट्रीज क्या हो, बराबर हो, जिसके जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 2 2, बाकी नंबर कुछ भी हो, अगर डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हैं तो वो स्केलर मैट्रिक्स आपसे पूछ सकता है। मान लो एक स्केलर मैट्रिक्स आपको दे दे 1 1 1, बाकी 2 3 5 7 6 8 कुछ भी दे दे, आपसे ये पूछे कि ये मैट्रिक्स का ये कौन सी मैट्रिक्स है, ऑप्शंस में आ जाए स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, निलपोर्टेंट मैट्रिक्स। अब आपको चारों की डेफिनेशन नहीं पता होगा तो गड़बड़। तो ये क्या है, जिसके डायगोनल एंट्रीज बराबर होती हैं वो स्केलर मैट्रिक्स होती है। आइडेंटिटी जिसके डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 1 हो। अब ये देखिए ये आइडेंटिटी भी है क्योंकि वो बाय चांस ही मैंने 1 1 1 ले लिया, तो डायगोनल एंट्रीज जिसकी 1 होती हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी खिलाती है। तो इसमें ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स, सेकंड आ सकता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, थर्ड आ सकता है बोथ, फोर्थ आ सकता है नन। तो क्या हो गया इसमें बोथ हो गया, क्यों, क्योंकि ये स्केलर मैट्रिक्स भी है जिसके डायगोनल एंट्रीज सभी बराबर हैं, और डायगोनल मैट्रिक्स भी बाय चांस मैंने 1 ही ले लिया तो वो आइडेंटिटी की भी डेफिनेशन हो गई। तो इसमें ये दोनों को सेटिस्फाई कर गया, इसलिए बोथ लगा के आना। अब देखो छोटी छोटी सी डेफिनेशंस, लेकिन अगर नहीं आता तो गड़बड़ हो जाएगी। आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स क्या होता है, जब हमारा कोई ए मैट्रिक्स दे रखा हो उसका हम ए का ए से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ए स्क्वायर कर दें और वो वापस ए के ही बराबर आ जाए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ए का ए से ही प्रोडक्ट कर दें, मतलब ए स्क्वायर कर दें, वो वापस ए के बराबर आ जाए, वो आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होती है।
अब कुछ थ्योरम्स हैं जो मैंने सिर्फ रिजल्ट लिखे हैं, जिसको आपको फटाफट से देखते जाना है, बिकॉज टाइम कम है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखनी है। अगर ए और बी स्केयर मैट्रिसेस हैं, स्केयर मैट्रिक्स अभी आपको बताया क्या होता है, जिसका एन ऑर्डर है, सच दैट हमें पता है कि ए बी ए के बराबर है और बी ए बी के बराबर है, तो जो बोथ ए एंड बी जो हैं वो आइडम्पोटेंट होंगे। आइडम्पोटेंट क्या है, अभी ऊपर डेफिनेशन बताई। एक अगली थ्योरम है, अगर ए आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अब आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या है, अभी ऊपर आपको बताया कि ए स्केयर बराबर होता है ए के। तो हमें वो कह रहा है अगर ए कोई आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो ये थ्योरम कहती है एक ये रिजल्ट बहुत 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 काम का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ग्रेजुएशन का। तो हमारा ए की पावर m ए के बराबर होता है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। अब आता है इनवॉलेंट्री। अब आपको पता ही नहीं होगा इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो आपका पेपर अटैम्प्ट होने से रह जाएगा। तो सुन लीजिए पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या है, एक स्केयर मैट्रिक्स ए, जिसको हम इनवॉलेंट्री कहेंगे कब, जब हम जैसे कोई मैट्रिक्स है, उस ए का ए से प्रोडक्ट, मतलब वही चीज़ ए स्क्वायर करें और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। अभी आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन अभी आपको ऊपर बताई, ठीक है। तो इसका PDF आपको मिल जाएगा ताकि आप इसमें से रिवीजन कर सकें। बाकी पहले चीज़ों को समझ लीजिए। तो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स की डेफिनेशन याद हुई, ए स्क्वायर बराबर आई हो जाए तो वो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स होती है। अच्छा, बात करें निलपोटेंट की। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होगा, अगर हमारा कोई m बिलोंग कर रहा है n से, तो a की पावर m, अभी जो ऊपर बताया था आपको, वो a के बराबर नहीं, वो 0 के बराबर हो जाए तो वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है, वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है। अगर कह रहा है एक नोट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, नल मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर इज ओनली निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 1, उसका इंडेक्स 1 होगा। नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का इज ओनली निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 1। जैसे कि दैट इज कह रहा है कि इंडेक्स ऑफ नॉन नल निलपोटेंट मैट्रिक्स वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। एक और थ्योरम है, कह रहा है कि अगर ए और बी हमारी निलपोटेंट मैट्रिक्स हैं और ऑर्डर भी सेम है, तो ज़रूरी नहीं है a प्लस बी भी निलपोटेंट हो। कह रहा है अगर a निलपोटेंट मैट्रिक्स है, b एक और निलपोटेंट मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, तो इट नीड नॉट बी ट्रू कि a प्लस बी निलपोटेंट है या नॉन निलपोटेंट। वो निलपोटेंट हो भी सकता है, मे और मे नॉट बी निलपोटेंट, ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही आगे a और b अगर निलपोटेंट मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, जो कॉम्यूट भी करते हैं एक दूसरे के साथ, तो डेफिनेटली ए प्लस बी, देखो कॉम्यूट वर्ड आ गया। देखो इन दोनों डेफिनेशंस में थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर ए और बी निलपोटेंट मैट्रिक्स हैं, ऑर्डर भी सेम है, तो ज़रूरी नहीं है ए प्लस बी मे और मे नॉट बी निलपोटेंट। लेकिन कंडीशन इसमें क्या चेंज हुई, अगर ए और बी निलपोटेंट मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की हैं, जो कॉम्यूट भी करती हैं एक दूसरे के साथ, तो डेफिनेटली ए प्लस बी निलपोटेंट होगा। क्लियर हुई चीज़ें, ये डायरेक्ट रिजल्ट बन के आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ए और बी अगर दो मैट्रिसेस हैं, सच दैट अगर हमारा ए बी मतलब अगर ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, दोनों का प्रोडक्ट कर दें और वो प्रोडक्ट अगर निलपोटेंट है, तो हो ना हो बी और ए का प्रोडक्ट करेंगे वो भी निलपोटेंट होगा, ये ज़रूरी है। क्लियर। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है देखो, अगर अब मैं ऐसे कर दूं ए ऐसे, अब मैं आपसे जस्ट ये पूछूं, एक सेकंड में देख लो वीडियो सही से चल रहा है ना, यस। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, मैंने आपको डेफिनेशन नहीं दिखाई और जस्ट आपसे पूछा कि व्हाट इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, या फिर एक लाइन दे दी आपको और आपसे पूछ लिया कि 4 ऑप्शन में कि ऑर्थोगोनल है, निलपोटेंट है, इनवॉलेंट्री है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आपको कैसे पहचानना है कि ये क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मैं बताती हूँ। कोई भी स्केयर मैट्रिक्स ए को हम ऑर्थोगोनल कब कहेंगे, जब ए डैश हमारा ए डैश ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स सब बराबर हो जाए, तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। और अगर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए डैश भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। क्लियर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का, तो ए बी मीन्स ए और बी का प्रोडक्ट और बी और ए का प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये OM क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, भी होगा। यूनिटेरी क्या है, एक स्केयर मैट्रिक्स जिसको यूनिटेरी कब कहेंगे, जब ए कॉन्जुगेट बराबर हो जाएगा ए कॉन्जुगेट ए और वो आइडेंटिटी के बराबर हो जाएगा, वो ट्रांसपोज था, ये कॉन्जुगेट है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, कोई भी स्केयर मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहलाएगी, जब वो ए डैश के बराबर हो जाएगी। ए ट्रांसपोज के अगर बराबर हो जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपने ये बात दिमाग में बिठा ली तो आपका सीधा एक नंबर कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। क्या नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू n+1/2। डायरेक्ट आपसे ये रिजल्ट पूछा जा सकता है। अच्छा, सिमेट्रिक के बाद स्क्यू सिमेट्रिक की अगर बारी आए तो स्क्यू सिमेट्रिक जस्ट उसका अपोजिट, ए अगर हमारा नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए, ए डैश के इक्वल हो जाए, तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक। अभी जस्ट स्क्यू सिमेट्रिक की लाइन, अगर नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इज सेट ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, तो वो क्या हो जाएगा n(n-1/2)। उसमें क्या था n सिमेट्रिक में, n+1/2 सिमेट्रिक में, स्क्यू सिमेट्रिक में n(n-1/2)। अब अगर आपके कल के एग्ज़ाम में 11 में 12 में 13 में ये आता है, आपका स्किप नहीं होगा। नल मैट्रिक्स इज द ओनली मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर विच इज़ बोथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कह रहा है एक नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है, एक नल मैट्रिक्स ही ऐसी मैट्रिक्स है कोई भी ऑर्डर की हो, ऑफ एनी ऑर्डर, वो बोथ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बात समझ में आई? आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है, कोई भी ऑर्डर की हो सकती है, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर की जो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक दोनों हो जाए, तो आपका जवाब क्या होगा? वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है। सॉरी। एवरी स्केयर मैट्रिक्स ए, हर स्केयर मैट्रिक्स ए कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज, तो कैसे हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? कोई भी स्केयर मैट्रिक्स है उसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं a+a-½ ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये सिमेट्रिक का, और q = 1/2 a-a- ये स्क्यू सिमेट्रिक का रिप्रेजेंटेशन का तरीका। अब आता है हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन क्या है, कोई बता सकता है? हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है? कोई भी स्केयर मैट्रिक्स ए, उसको हम बोलेंगे हर्मिशियन और सेल्फ एडजॉइंट भी बोल सकते हैं। क्या? अगर कोई भी स्केयर मैट्रिक्स ए है उसको हम हर्मिशियन या सेल्फ एडजॉइंट मैट्रिक्स कब बोलेंगे? जब हमारा ए कॉन्जुगेट ए के बराबर हो जाएगा, और स्क्यू सिमेट्रिक उसका जस्ट अपोजिट, हमारा वो नेगेटिव ऑफ ए के बराबर हो जाए। क्लियर है? फिर से 2 नोट हैं, फिर हम डिटर्मिनेंट पे बढ़ेंगे, ठीक है। मैट्रिसेस के बाद, सारी मैट्रिक्स की डेफिनेशंस के बाद कि निलपोटेंट क्या है, इन्वोलेंट्री क्या है, एडम्पोटेंट क्या है, ऑर्थोगोनल क्या है, सिमेट्रिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, हर्मिशियन क्या है, स्क्यू हर्मिशियन क्या है, ये सारी डेफिनेशंस के बाद हम डिटर्मिनेंट पे आएंगे। पहले 2 नोट करते हैं। एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज हर्मिशियन, हर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हर्मिशियन है, और हर रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, यहाँ से आपका एक नंबर सीधा बन सकता है। डिटर्मिनेंट सभी को पता है, डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई जे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्केयर मैट्रिक्स, इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज, और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉन्जुगेट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज ए बार, सॉरी मैंने पहले भी शायद वो बोल दिया ट्रांसपोज, और के का प्रोडक्ट ए के साथ, तो हम के की पावर एन को, ये लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ये लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर मत कहना कि आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं कराई। इस वीडियो में हर एक बात में, हर एक छोटे पॉइंट में इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हर एक पॉइंट से एक नंबर बनता चला जाएगा, क्योंकि ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, जिसके अंदर मैंने पूरा, जिसे बोलते हैं लीनियर अलजेब्रा का सम अप ले रखा है, रियल एनालिसिस का सम अप ले रखा है। वीडियो देख लोगे तो आपका भला है। ये आखिरी पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लो इस के की जगह अगर 5a, ये बस देखो, मैं इसको पहले इरेज करती हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है और हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को छोड़ नहीं सकते। आपका सीधा 1 नंबर चला जाएगा अगर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस कर दिया तो। देखिए, मैं यहाँ ही लिख के दिखाऊंगी, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर बनेगा आपका। अगर आपको ऐसे मिल जाए कि 5a और बाहर है डिटर्मिनेंट, इसको निकालो, तो यहाँ पे क्या करते हैं कैंडिडेट, और आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दे दे 5, तो बहुत से बच्चे करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ 5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ 5 तो 5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 5, 25 आंसर ख़त्म, ये करके आ जाते हैं। तो ये चीज़ गलत है। डिटर्मिनेंट ऑफ
के ए का हमारा क्या है, के की पावर n, के की पावर n और साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर। और n क्या है, n क्या है यहाँ पे, ऑर्डर, वो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे फिर से एक एग्जांपल लेके दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने फिर से यहाँ पे स्पेस को भर दिया है। ठीक है, अगर ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ, हमारा ऐसे दे रखा है डिटर्मिनेंट और अंदर 5a है, तो यहाँ पे 5 और डिटर्मिनेंट ऑफ a जो ऑर्डर है n, मान लो 2 इंटू 2 का है या 3 इंटू 3 का है, मान लो 3 का है, तो 5 की पावर 3 और डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a की जो भी वैल्यू आपको गिवन है 5, 10, 15 जो भी वो वैल्यू, तो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 4 आंसर आएगा 625। खोल लेना। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस करने होते हैं। अच्छा, ये सिंपल है। अगर दो मैट्रिसेस हैं, ए और बी दो मैट्रिसेस हैं एन ऑर्डर की, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये सिंपल है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। नोट डिटर्मिनेंट ऑफ अंदर मैं इसमें कलर चेंज कर लूँ बिकॉज फिर मिक्स हो रहा है सारा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर m ऊपर डिटर्मिनेंट, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर m। ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये भी काम का है। आगे अब ये देखो, आपको मैट्रिसेस के बारे में बताया, अब मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट मिक्स होने जा रहे हैं। क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। अब आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स ऊपर बताया आपको क्या होती है, इनवॉलेंट्री आपको बताया क्या होती है, निलपोर्टेंट आपको बताया क्या होती है, और ऑर्थोगोनल आपको बताया क्या होती है, यूनिटरी आपको बताया क्या होती है। तो अब आपको ये सारी डेफिनेशंस ध्यान होंगी, नहीं ध्यान तो ऊपर जाके फिर से एक बार रिवीजन मार लेना। और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पे या फिर एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा, दोनों जगह हो जाएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और एप्लीकेशन पे आपको ये स्टडी मटेरियल में फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई चार्जेस नहीं होते, स्टडी मटेरियल में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट ये वाला इस पे एप्लीकेशन पे आपको PDF देखने को मिल जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स अभी ऊपर बताई क्या होती है, इधर 0 और 1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स। ये 5 पॉइंट आपको 5 नंबर दिला सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, इधर इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स आर इधर -1 और 1। डिटर्मिनेंट ऑफ निलपोर्टेंट मैट्रिक्स आपका 0 होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपका 1 और -1, यहाँ से एक एक नंबर बनेगा। और डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स आर यूनिट मॉड्यूलस, आर ऑफ यूनिट मॉड्यूलस। डिटर्मिनेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज रियल। याद रहेंगे ये 6 पॉइंट, ये 6 पॉइंट आपको 6 नंबर दिला सकते हैं। क्लियर है। एडजॉइंट निकालना सबको आता है। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए और बाहर ए और बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। अगर एक ये रिज़ल्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, देखिए अब पेपर में ज़्यादातर रिजल्ट आए हुए हैं। कल 10 सितंबर को आपका एक और पेपर है फीमेल का, तो उससे में भी पता चल जाएगा कि ग्रेजुएशन ज़्यादा आया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर 11, 12 या फिर 10 तक का कंटेंट। ठीक है, तो कल भी जिनका एग्ज़ाम है 10 सितंबर और फिर 11 और फिर 13 सितंबर, 12, 13 जो भी एग्ज़ाम की डेट्स हैं फीमेल वालों की, भाई ऑल द वेरी बेस्ट उन सभी कैंडिडेट्स को जिनका एग्ज़ाम नियर बाय है। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, देन हम ये लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 रिजल्ट है ये, और इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हमें क्या देखना है कि अगर हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर से देखो मैं आपको बता रही हूँ कि एक एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मिलेगी, बार बार कहने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है कि ये बात बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है ही ऑलरेडी है। एक एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो फिर तो एक एक पॉइंट ही बार बार बताना नहीं पड़ेगा कि इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है। तो अगर कह रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मतलब आपको कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, उस ए मैट्रिक्स का जब आपने डिटर्मिनेंट निकाला अगर वो 0 आ जाता है तो आप बोल सकते हो कि ए सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या बोल सकते हो, ए सिंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आया तो आप कहोगे ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। बात समझ में आई, याद हुई। अब ये तो आपको पता ही होगा, ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। प्रोडक्ट है, कुछ भी कर लो, स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई है। ये फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, और ये फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं।
यहाँ से भी आते हैं ऊपर वाले से भी। ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की तो एडजॉइंट, ये तो अच्छा ये वाला पॉइंट तो अभी ऊपर हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। और ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और नॉन सिंगुलर क्या होती है अभी आपको बताया, जिसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ऑफ ऑर्डर एन, तो एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था 2018 में, 2018 का पेपर मैं सॉल्व करा चुकी हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये प्रॉपर्टी अगर पता थी तो वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ, या फिर अभी जो लेटेस्ट 2 सितंबर वाला एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन था जिसमें इस प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 साथ में ए प्रोडक्ट। अगर ए और बी दो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं, तो एडजॉइंट ऑफ बी ए, एडजॉइंट ऑफ अंदर ए बी का प्रोडक्ट है, ए बी मतलब ए बी का हम प्रोडक्ट करके इस मैट्रिक्स का उसका एडजॉइंट करते हैं, तो हम उसको ऐसे अगर एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे तो वो भी हमारा बराबर होगा। मैट्रिक्स की रैंक कैसे निकालते हैं? रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, पहले रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है? तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स का हाईएस्ट ऑर्डर। पहले तो बात समझो मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है। नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज़ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर की बात समझ में आई? ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज़ रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये 4 बातें हैं जो नोट के तरीके से आपको दिखाई दे रही हैं और आपको इसको ध्यान में रखना ही रखना है। और अब ऐसे आगे की भी 1-2 बातें और हैं रैंक की ही, तो अभी बताती हूँ, पहले ऊपर वाले 4 नोट करेंगे। रैंक ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर की बात कर रहे हैं, ऑफ ऑर्डर n इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n-1। भाई n से बड़ा कैसे हो सकता है? ऑर्डर n है तो उससे बड़ी तो सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसकी रैंक n से बड़ी नहीं हो सकती ना, तो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n-1, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू n-1। और नॉर्मल सी बात है, जीरो मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो तो 0 ही होगा। नॉन नल मैट्रिक्स का रैंक ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, एक और एक से बड़ा। और रैंक अगर हमारे ए दे रखा है m क्रॉस n की मैट्रिक्स, वो ऑलवेज लेस देन ऑफ मिनिमम ऑफ m और n। जो m और n है हमारे, उसका मिनिमम या तो मिनिमम से बराबर हो सकता है या फिर उससे लेस देन, उससे बड़ा नहीं हो सकता रैंक। क्लियर? ये 4 बातें बड़ी ध्यान रखने की हैं। और रैंक ऑफ ए बी अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है मैट्रिक्स का, उसका जो रैंक है वो भी ऑलवेज लेस देन इक्वल होगा, उससे बड़ा कभी नहीं हो सकता। रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी का मिनिमम, बाहर मिनिमम है। ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। आखिरी पॉइंट पे इनकी डिटेल चीज़ें आपकी सारी की सारी एप्लीकेशन पे मिलेंगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे जो समअप है यूट्यूब की जो क्लास है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एप्लीकेशन वाले कैंडिडेट हो और चाहे वो यूट्यूब वाले कैंडिडेट हो। बिकॉज एप्लीकेशन वाले कैंडिडेट को भी ये सारे लेक्चर्स अभी डिटेल्ड में नहीं मिले हैं, बिकॉज मैंने आपको बताया कि 1 मंथ से हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे जिसमें मैं क्लासेस नहीं ले पाई। सभी कैंडिडेट्स को पता है, एप्लीकेशन वालों को भी मैंने बता दिया था, और यूट्यूब वालों को बस शायद नहीं बता पाई। तो यूट्यूब पे आज जो क्लास होगी उसमें सब गुस्सा भी होंगे, और मतलब उन्हें अच्छा भी लगेगा कि ये क्लास एक्चुअल, मतलब फीमेल वालों को तो अच्छा ही लगेगा कि उनके एग्ज़ाम से पहले ये क्लास डल गई। ठीक है, अगला है एक बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर ए और बी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, तो रैंक ऑफ ए बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ बी का सम माइनस में n क्या है? n ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है। और अगर हम बात करें नलिटी की, अगर ए और बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर, अब देखो नलिटी की भी पूरी प्रॉपर चीज़ें आपको डिटेल्ड ही बतानी पड़ेंगी। तो फिलहाल आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद कीजिए। अगर आपका ये डायरेक्ट रिजल्ट आता है तो आपका 1 नंबर छूटना नहीं चाहिए। नलिटी ऑफ अगर ए बी अंदर प्रोडक्ट है वो भी ऑलवेज लेस देन होगा नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी। अगर ये आया तो डायरेक्ट रिजल्ट बन के ही आएगा। आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर सभी को पता होंगे, बट फिर भी एक, अब देखो चीज़ें काफ़ी सारी हैं जो कैंडिडेट्स को पता होंगी, लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट रिवीजन बोल सकते हैं एग्ज़ाम से पहले की। आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स, अगर हमें ए और साथ में ये x दे रखा है, x क्या है? कोई भी नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर हो सकता है, तो वो हमारा लेमडा ऑफ x। तो ए एक्स, यहाँ पे जो x हमारा कोई नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर है, तो हमने उसमें यहाँ पे क्या कर दिया, आई आइडेंटिटी को हम ऐसे ही साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने कर दिया। तो यहाँ से हमने ये दोनों x हैं तो दोनों को एक तरफा ले लिया और x कॉमन भी ले लिया, तो a माइनस लैम्डा आई हमने अलग कर दिया, x अलग इक्वल टू 0। विल हैव नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन कब? इफ़ एंड ओनली इफ़, जब हमारा ये वाला पार्ट, ये वाला a माइनस लैम्डा आई का हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। ठीक है,
अच्छा, ये दो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, क्योंकि आपसे कई बार पूछा जाता है, कई बार, कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इक्वल टू होता है सम ऑफ ट्रेस वैल्यूज़। ट्रेस वैल्यूज़ अभी ऊपर निकालनी बताई थी, ट्रेस कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इक्वल टू सम ऑफ ट्रेस वैल्यूज़, ये पहली बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, ये दूसरी बात जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने आप में। ये दो रिज़ल्ट आपके बहुत ही जानदार रिजल्ट हैं। सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इक्वल टू सम ऑफ ट्रेस वैल्यूज़, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। याद रहेंगे ये दोनों रिजल्ट, ये दोनों रिजल्ट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ें। रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम, रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम, रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम। अब रैंक मल्टीप्लिसिटी थ्योरम क्या है उसको देखते हैं। अब आपको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी और अर्थमेटिक अलजेब्रिकली मल्टीप्लिसिटी पता है, तो देखिए अभी चीज़ें कोई बात नहीं, डिटेल में भी होंगी। देखिए फिलहाल रिजल्ट देखते हैं। देखिए ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी आपको मैट्रिक्स दे रखी है ए, वो हमारी कभी भी अलजेब्रिकल मल्टीप्लिसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकती। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ए, देखो आपको एक वो रिज़ल्ट एम जी एम और एच एम का भी पता होगा, तो उसी से रिलेटेड ये रिज़ल्ट है कि जी एम हमेशा कोई भी मैट्रिक्स है ए और कोई भी मैट्रिक्स ए है, उसका जो जी एम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू, कोई भी ए मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिकल मल्टीप्लिसिटी कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती अलजेब्रिकल मल्टीप्लिसिटी से। बस आपको इतना रिज़ल्ट याद रखना है। फिर एक थ्योरम आती है कायले हैमिल्टन थ्योरम, सुना होगा नाम आपने, अपने आप में इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है, थ्योरम है। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, हर स्क्वायर मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। और ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल लिख के दे रखी है, ये आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल लिख के दे रखी है, आपको विजिबल हो रही है ना सारी चीज़ें। सो देखिए यहाँ से एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, अगर हमें दे रखा है कोई भी एक मैट्रिक्स ए और हमें दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ऑफ ए इज़, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल रहती है, तो ये ध्यान से देखना है, ये ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये दोनों। तो -1 की पावर n, x की पावर n, फिर a 1 हो जाता है, x की पावर 1 कम हो जाएगी, n-1, a 2, x की पावर n-2, ऐसे ही चलता चलता a n, और एक बार x की पावर क्या हो जाएगी, n-1, n-2 डिक्रीज़ होते होते n x की पावर 0 बन जाएगी। तो हम उसको लिख सकते हैं a माइनस xi का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम c इसको a से रिप्लेस कर दें तो -1 की पावर a n, और यहाँ पे x की जगह हमने a से अगर हमने रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे ये रिज़ल्ट हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने x को किससे रिप्लेस कर दिया, a से, तो a माइनस a हो गया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो 0 हो गया। क्लियर है, ये रिज़ल्ट आपको याद रखना है। क्या है ये थ्योरम, कायले हैमिल्टन थ्योरम, याद रहेगी। मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ अगर आपको विजिबल होने में दिक्कत है, वैसे दिक्कत नहीं है। मोनिक पॉलिनोमियल और एनिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी फिर से इंपॉर्टेंट कर ही देते हैं। ठीक है, सो एक सेकेंड, ठीक है, स्क्रीन आपको पूरी विजिबल होनी चाहिए। ये नीचे वाली लाइन भी बंद कर दें। चलता रहे, फिर कुछ और ना दिक्कत आ जाए, है ना। मोनिक पॉलिनोमियल, तो मोनिक पॉलिनोमियल की बात करें तो ऐसा पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल हुज लीडिंग कोफिशिएंट इज़ 1, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो उसको हम मोनिक पॉलिनोमियल, मोनिक नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी पावर मतलब जिसका कोफिशिएंट हमारा लीडिंग कोफिशिएंट क्या हो, 1 हो। तो मोनिक पॉलिनोमियल क्या है, एक पॉलिनोमियल हुज लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ इज़ 1 इज़ नोन एज मोनिक पॉलिनोमियल। डेफिनेशन है, याद रहेगी ना आपको। एनिलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या कहलाएगी, एक ऐसा पॉलिनोमियल एफ एक्स इज सेड टू बी एन एनिलेटिंग पॉलिनोमियल कहलाएगा जब हमारा एफ ऑफ ए क्या है, ये मैट्रिक्स है ए आई जे एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स, वो हमारा 0 हो जाए, वो हमारा 0 हो जाए। अच्छा, एक और डेफिनेशन है डेरोगेटरी मैट्रिक्स और नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स। कौन सी, नाम सुने हैं ना आपने ये, या नाम ही नहीं सुने, देखो नाम ही नहीं सुने तो अब बस घोट के पी जाओ, रट लो, रट्टा लगा लो, कुछ भी कह लो, लेकिन अगर नाम सुने हैं तो आपको चीज़ें पता होंगी। हाँ, ये है कि क्या पता ध्यान ना हो तो लेकिन रिवीजन हो जाएगा आपका।
डेरोगेटरी मैट्रिक्स और आपका नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स। आसान है दोनों चीज़ें। नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स, तो डेरोगेटरी मैट्रिक्स क्या है? एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका एन ऑर्डर हो, इज सैड टू बी, पहले नॉन डेरोगेटरी के बारे में देखें। तो अगर एक ऐसा मैट्रिक्स एन ऑर्डर का जो नॉन डेरोगेटरी मैट्रिक्स है, कब? जब डिग्री एम एक्स इक्वल टू एन हो जाए, एन ऑर्डर की मैट्रिक्स के बराबर हो जाए डिग्री। और अगर एक ऑर्डर एन का जो मैट्रिक्स ए है वो डेरोगेटरी कब कहलाएगा? जब वो डिग्री जो है एन से छोटी हो, एन से छोटी हो, ऑर्डर एन ऑर्डर से छोटी हो, तो वो डेरोगेटरी। और अगर एन के बराबर आ जाती है तो वो नॉन डेरोगेटरी। याद रहेगा, सिमिलर मैट्रिक्स बताने की जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर एन, एन ऑर्डर की कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो बी, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है साथ साथ, कोई बी मैट्रिक्स स्क्वायर ऑर्डर जिसका एन हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है बी जो एन ऑर्डर की है, उसको हम सिमिलर मैट्रिक्स कहेंगे। ए के सिमिलर, मतलब ये सिमिलर का निशान होता है, बी ए के सिमिलर है तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स बी जो सिमिलर होगी ए मैट्रिक्स के, कब? वो भी एन ऑर्डर की, जब देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी, जब एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करेगा ऑफ ऑर्डर एन सच दैट, तो वो क्या हो जाएगा? बी जो मैट्रिक्स है एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब ए के, तब वो सिमिलर होगी जब एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करेगा। तो पी बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, तो इट इज़ डिनोटेड एज, इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब बड़े सारे रिजल्ट हैं इससे, तो हमें क्या देखना है कि अगर ए और बी कोई सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो हमें अगर दे रखा है बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी, ये हमें गिवन है, तो देन ए एंड बी हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, पहली बात। तो अब आपको ये रिजल्ट याद करने हैं कि अगर आपको ऐसा दे दे कि ए और बी दो कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, ए और बी कोई सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, और हमें एक कंडीशन दे रखी है कि बी इक्वल टू पी इनवर्स ए पी है, तो क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं? तो क्या क्या हो सकते हैं? ए और बी का सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होगा, ए और बी का सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, ए और बी की सेम आइगन वैल्यूज़ होंगी, बता रखा है ना आइगन वैल्यू क्या होता है, ए और बी का सेम ट्रेस होगा, ट्रेस बता रखा है, ए और बी का सेम डिटर्मिनेंट होगा, ए और बी का सेम रैंक होगा, ए और बी का सेम मिनिमल पॉलिनोमियल होगा, सब कुछ बता रखा है। तो ये सारे कब होंगे? जब ए और बी कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है और ये एग्जिस्ट करता है, तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, टेंशन मत लेना पीडीएफ का। अब है एक नोट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से थोड़ा इधर करते हैं स्क्रीन। क्या नोट है? ए और बी अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं, नहीं बताया कैसी, अच्छा दे दिया, विद सेम कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, अगर उसके कोई दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल सेम है और सेम मिनिमल पॉलिनोमियल भी है, तो दे नीड नॉट बी सिमिलर। देखो अभी ऊपर वाले में क्या बताया कि अगर कोई दो सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो उनकी ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेंगी, लेकिन अभी वो कहता है कि कोई दो मैट्रिक्स हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल सेम हो और सेम मिनिमल पॉलिनोमियल हो, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सिमिलर होंगी। याद रहेंगी ये चीज़ें भाई, देखो याद तो रखने पड़ेंगे, रिजल्ट है। डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स सबको पता होगा कि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो पेपर में आता ही आता है। तो क्या होता है देखते हैं, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या है, डेफिनेशन सुनी होगी। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सैड टू बी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स अगर इफ इट इज़ सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स, अगर वो डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाए। कैसे? पी इनवर्स ए डी ए पी इक्वल टू डी क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल ये सारे डायगोनल्स हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अप टू लैम्डा एन, वेयर ये सारे क्या हैं? आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए, आइगन वैल्यूज़ हो गए ना डायगोनल्स। उसके बाद कहता है हर आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, बताने की जरूरत नहीं है आइडम पोटेंट की डेफिनेशन, हर आइडम पोटेंट मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन की अगर कोई मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल होगी। हर आइडम पोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है, ये रिजल्ट है और ये ट्रू है, इसको आपको मानना ही पड़ेगा। और अगर आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है कोई ए जिसका एन ऑर्डर है तो देन इट इज़ डायगोनलाइजेबल। सो अगर कोई ए आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है और वो डायगोनलाइजेबल होगी तो ट्रेस ऑफ ए बराबर हो जाएगा रैंक ऑफ ए के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की तो वो डायगोनलाइजेबल होगी, इसलिए ट्रेस ऑफ ए और रैंक ऑफ ए भी बराबर होंगे। बात समझ में आई? यहाँ तक था जी हमारा लीनियर अलजेब्रा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जितना भी मेरे से पॉसिबल हो पाया वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब बात करते हैं रियल एनालिसिस की। फिर रियल के बाद अगली वीडियो में हम क्या करेंगे डिस्कशन,
एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। ठीक है, ये एक जिसे बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो कि जिनका एग्जाम है 10 को 12, वैसे इसको डिटेल में हम करेंगे, एक एक चीज़ को करेंगे, सारी डेफिनेशंस को, सारी थ्योरम्स को, 10, 12, 13, 14 को जो भी बच्चों का फीमेल्स का एग्जाम है, जो भी गर्ल्स का, भाई वो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएँ। 10, 11, 12, 13, 14 जो भी डेट्स पे जिसके भी एग्जाम है मैथ्स के, वो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना। रियल एनालिसिस पे बढ़ते हैं। सेट से ही शुरुआत करेंगे। सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैंने लीनियर को भी बहुत बेसिक से मैट्रिसेस से ही स्टार्ट करवाया है। ठीक है, जितना भी लीनियर का बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करा पा रही हूँ मैं, क्योंकि टाइम कम है, तो जितना भी समअप हो सक रहा है, क्योंकि कैंडिडेट्स के व्हाट्सएप पे मैसेजेस और यूट्यूब का जो हमारा पब्लिकली चैनल है उसके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स की एक आधी वीडियो ऐसी बना दो जिसके अंदर सारी थ्योरम्स हो जाए। तो रियल एनालिसिस की थ्योरम सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन सेट से। सेट की डेफिनेशन, ए सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। एक सेट क्या है, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन। सेट क्या है, एक सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये सेट की नॉर्मल सी डेफिनेशन, और हमें ए दे रखा है, ए बी सी। ठीक है, और यहाँ पे हम एन ए को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन। सबसेट तो बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या होगा, कोई भी बी है, अगर हम कहें ए सेट बी, कोई भी बी सेट को हम कहें कि वो ए का सबसेट है, तो हम कैसे कह सकते हैं, कोई भी बी सेट ए का सबसेट है, तो हम इसको कह सकते हैं कि अगर एक्स बिलोंग कर रहा है बी से, तो एक्स ए से भी बिलोंग करेगा। इट इज़ डिनोटेड बाय दिस। प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए सेट, अगर कोई बी हमारा, हम कहें कि प्रॉपर सबसेट मतलब अगर कोई बी हमारा क्या है, अभी ऊपर हमने ये सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी, अगर हमारा कोई बी सबसेट है ए का और कह रहा है बी अगर ए के बराबर नहीं है, तो देन ए जो होगा वो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए होगा। बी अगर ऐसे आ जाए, ये प्रॉपर सेट है। प्रॉपर सेट क्या होता है, ये, और सबसेट क्या होता है, ये। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो, ये सबसेट है, ये प्रॉपर सेट है। क्लियर है दोनों में डिफरेंस। ये प्रॉपर सेट को ऐसे डिनोट करते हैं, तभी मैंने क्लियर कर रखी हैं चीज़ें। अगर ये देखो, यहाँ से आपका 1 नंबर बन सकता है, 1 मार्क पक्का आ जाएगा आपका यहाँ से। अगर आपसे पूछ ले कि फाई एंड ए आर ऑलवेज सबसेट्स ऑफ एवरी सेट ए, कोई भी ए कोई भी सेट है, ए कोई भी सेट है, उसके सबसेट में क्या क्या हो सकता है, ऑलवेज। तो ऑलवेज एक तो ए, एक तो खुद ए उसका सबसेट होगा ही होगा, एक फाई। यहाँ से 1 नंबर बन सकता है आपका। क्यों, क्योंकि बच्चों को, कैंडिडेट्स को नहीं पता होता कि अगर कोई ए हमें कलेक्शन दे रखा है किसी भी सेट का, तो उसका सबसेट वो खुद ए होगा ही होगा। ये कैंडिडेट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। और फाई भी होगा, ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फाई और ए ऐसे सबसेट हैं जो हर सेट ए के सबसेट ही होंगे। फाई एंड ए आर ऑलवेज सबसेट्स ऑफ एवरी सेट ए। क्लियर। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट है, फाई और ए, अभी फाई और ए की बात चल रही है, फाई और ए आर नॉन एज, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये ट्रिवियल सबसेट है ए के, इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये ट्राइवियल सबसेट ऑफ ए, और एंड एनी अदर सबसेट ऑफ ए आर नॉन एज नॉन ट्राइवियल। बाकी जो होंगे, देखो फाई और ए तो ऐसे हैं जो ट्रिवियल सबसेट हैं ही हैं ए के, और जो बाकी के सबसेट्स कहलाएंगे उसके, वो नॉन ट्रिवियल सबसेट्स ऑफ ए कहला सकते हैं। ये 2 पॉइंट फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको एक एक नंबर फिर से दिला सकते हैं। मैंने बताया कि हर एक पॉइंट अपने आप में 1 नंबर दिलाने वाला है, चाहे वो लीनियर अलजेब्रा हो, चाहे वो हमारा रियल एनालिसिस हो, सिमिलर वे में चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा होगा, और चाहे वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होगा। यहाँ आपको दे रखा है ए, हमें किसके बराबर दे रखा है, एन के। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ सबसेट की बात करें 2 की पावर n, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करें तो 2 की पावर n माइनस 1। नंबर ऑफ सबसेट की बात करें तो 2 की पावर n, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट की बात करें तो 2 की पावर n माइनस 1। ये दोनों बात अगर आप भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी, 1 नंबर चला जाएगा। पावर सेट ऑफ ए सेट, फिर से 1 नंबर पक्का करना है तो पढ़ लीजिए। पावर सेट ऑफ ए सेट, सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ ए सेट ए, जो भी ए सेट है उसके जितने भी ऑल सबसेट्स होंगे वो हमारे पावर सेट होंगे, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं 2 की पावर ए, या तो ऐसे कह लो, या फिर पी ए भी लिख दोगे तो ये भी पावर सेट ऑफ ए ही कहलाएगा। ठीक है, फिर से एक नोट जो आपको याद करना है, मतलब ध्यान रखना है, रिजल्ट है। अगर हमें n दे रखा है तो 2 की पावर a को हम यहाँ पे पावर ऑफ a लिख सकते हैं, और उसको हम 2 की पावर n लिख सकते हैं। ये सारी बात आपस में बराबर है।
कुछ ऑपरेशंस होते हैं सेट के। ऑपरेशंस कैसे, जैसे कि यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। तो देखते हैं, सुपर सेट ऑफ ऑल सेट अंडर कंसिडरेशन इज नॉन एज यूनिवर्सल सेट। तो पता है क्या होगा, सुपर सेट। सुपर सेट मतलब देखो, सुपर सेट और सबसेट का दो चीज़ें आपको पता होंगी। सबसेट क्या होता है, अभी सबसेट तो ऊपर बताया ना मैंने आपको, जब मैंने सेट बताया, सेट के जस्ट नीचे मैंने सबसेट बताया। सबसेट की एक डेफिनेशन लिख के दी थी आपको कि अगर कोई सेट बी है, वो अगर हम कहें कि कंटेंट है ए के अंदर, तो इसको हम सबसेट बोलेंगे। और इसी का उल्टा कर दो, सुपर सेट क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कर देंगे। तो सुपर सेट और सबसेट, ये सबसेट है, सब ये सुपर सेट है, सुपर, ठीक है। तो अभी वही कह रहा है, सुपर सेट। सुपर सेट कौन है, ये वाला। सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज नॉन एज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट समझ आ गया। तो ये सुपर सेट और सबसेट तो आपको पहले ही बता दिया। यूनियन की बात करें तो यूनियन के लिए देखो, डायग्राम से ही समझ लो तो बहुत अच्छी बात है। मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी है, ना ही मैं डेफिनेशन से कभी समझाती। यूनियन क्या है, यूनियन ये दो सर्कल का ये सारा पार्ट ही तो यूनियन है। तो मैंने यहाँ डायग्राम से समझा रखा है ये वाला सारा। तो ए यूनियन बी को हम कैसे लिखेंगे, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है या फिर एक्स बी से बिलोंग कर रहा है, इन दोनों का जितना भी सम अप है वो सारा यूनियन है। इंटरसेक्शन क्या होगा, ये पार्ट दोनों का इंटरसेक्शन है, जिसे हम कॉमन पार्ट बोलते हैं। डिफरेंस क्या होगा, ये अगर हम कहें ए में से बी को निकाल दो, अगर हम कहें बी में से ए को निकाल दो, ये दोनों का इंटरसेक्शन है, कॉमन है। ये ए डिफरेंस बी, ये बी डिफरेंस ए, क्लियर है। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए, इन दोनों को जोड़ दें तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। और सिमेट्रिक का सिंबल ये है, तो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है ये सिंबल, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। बात समझ रहे हो, इसीलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें पता हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि कोई ए है ये, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो ए का ना हो हिस्सा। ये अगर ए है और ए का हिस्सा कौन सा नहीं है, ये पीछे वाला, तो ये सारा ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। प्रॉपर्टीज़, अब ये डी मॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टी, ये तो 11th का ही रिजल्ट है, इसको हम ग्रेजुएशन का पार्ट नहीं बोलेंगे। और फिर भी आप कहते हैं कि ग्रेजुएशन आता है, तो ये ग्रेजुएशन में नहीं 11th में ही बता दिया जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। फिर भी यहाँ पे बताएंगे, ए यूनियन बी का ऊपर कॉम्प्लीमेंट हो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डायरेक्ट रिजल्ट आपसे इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और आपसे ये डायरेक्ट रिजल्ट आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, क्लियर है। ये फिर से डी मॉर्गन लॉ। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के बारे में बात करें तो अगर ए और बी कोई दो सेट हैं, किसके, नॉर्मल सी बात है यूनिवर्सल सेट के ही होंगे। कोई यूनिवर्सल सेट एक्स है, तो ये देखो ये लेके दे रखा है, ये कोई यूनिवर्सल सेट एक्स है, उसके अंदर कोई दो सेट हैं ए और बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा, हमारा ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, बात करें यूनियन की, तो यहाँ से यूनियन की बात करते हैं, फिर बात करें इंटरसेक्शन की, फिर इंटरसेक्शन की बात करते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो ये मैक्स और मिनिमम वाला यूनियन के बारे में, एक मैक्स और मिनिमम वाला इंटरसेक्शन के बारे में। उससे पहले डिटेल देख लें हम करना क्या चाह रहे हैं। ए यूनियन बी, मतलब यूनियन की बात करें तो ए यूनियन बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी कंटेंड है किस में, एक्स में, और एक्स क्या है, एक्स हमारा क्या है, पूरा यूनिवर्सल सेट है। तो हम ए यूनियन बी को लेस देन इक्वल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम ए यूनियन बी को लेस देन इक्वल टू ए और बी के सम के इक्वल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुपर सेट अभी आपको बताया था क्या होता है सुपर सेट, इसका जब हम अपोजिट कर देते हैं, फिर अपोजिट में इसको अपोजिट कर दो, अपोजिट में इसको, और फिर इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो यहाँ से हमने क्या देखा, मैक्स ऑफ ए और बी विच इज़ लेस देन इक्वल टू ए यूनियन बी विच इज़ लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, एक्स। सिमिलर वे में इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, फिर हमारा यहाँ पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, और ये पार्ट हमारा लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है यूनियन और इंटरसेक्शन आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, ये फिर से एक फॉर्मूला जिसे आप बोल सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी का, आपका ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन प्लस सी इंटरसेक्शन, ये प्लस में आएगा लास्ट में। कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, कोई भी दो सेट्स का कार्टीजियन प्रोडक्ट, मान लो ए हमें दे रखा है m और मान लो b हमें दे रखा है n, तो कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या होगा, कार्टीजियन प्रोडक्ट a क्रॉस b का mn, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। रिलेशन, ए रिलेशन फ्रॉम सेट a से सेट b इज़ एनी सबसेट ऑफ ab। रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, कोई भी रिलेशन सेट a से सेट b पे इज़ एनी सबसेट ऑफ a क्रॉस b। नोट, सबसेट फाई ऑफ a क्रॉस b इज़ नॉन एज वॉइड रिलेशन, वॉइड,
सबसेट फाई ऑफ ए क्रॉस बी इज नॉन एज वॉइड रिलेशन एंड रिलेशन ए क्रॉस बी इज नॉन एज यूनिवर्सल रिलेशन। ए क्रॉस बी जो रिलेशन है उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन, एक रिलेशन आर एंड ए रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सैड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन। जब आइडेंटिटी, देखो अब इसमें 3-4 प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो आइडेंटिटी की बात करें, नाम से ही पता चल रहा है आर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन के लिए, ए और ए बिलोंग कर रहा है किससे, सेट ए से। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में आपको नॉर्मल सी बात है, पता होगा कि रिफ्लेक्सिव हमारा कब होगा, जब हमारा ए बिलोंग कर रहा है ए से और जो हमारा ए और ए रिफ्लेक्सिव के अंदर बात करें तो किससे बिलोंग कर जाए, आर से। आर क्या है, कोई रिलेशन है, किस पे है, ए सेट पे है। सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या होगा, कोई भी ए और बी हमारा अगर आर से बिलोंग करता है, मैंने नॉर्मल डेफिनेशंस लिखी हैं, कोई भी रट्टाफिकेशन या कोई भी बुकिश लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ समझने की चीज़ें हैं जिसमें आपको ध्यान से बस ईयरफोन लगा के चीज़ों को देखते जाएं, सुनते जाएं और दिमाग में बिठाते जाएं। सिमेट्रिक रिलेशन में अगर इफ़ ए और बी हमारा बिलोंग कर रहा है आर से तो बी और ए बिलोंग करेगा आर से, सिमेट्रिक रिलेशनशिप। एंटी सिमेट्रिक में अगर हमारा ए और बी और बी और ए दोनों अगर आर से बिलोंग कर रहे हैं तो ए और बी कहीं ना कहीं बराबर होगा, ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशनशिप कहता है। ट्रांजिटिव, देखो ये थोड़ा सा यहाँ से अलग है, सिमेट्रिक यहाँ तक अलग थी बातें, सिमेट्रिक से अलग चीज़ें हैं, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों जब हो जाते हैं मैंने क्या बोला है, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशन, एक तो रिफ्लेक्सिव और एक सिमेट्रिक और एक ट्रांजिटिव। देखिए एक बार दोबारा बताती हूँ, एक तो रिफ्लेक्सिव फर्स्ट वाला और एक अगर सिमेट्रिक और एक अगर ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक का उल्टा तो एंटी सिमेट्रिक हो गया, और एक अगर ट्रांजिटिव तीसरा, अगर ये तीनों इकट्ठे मिल जाएं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशनशिप हो जाता है। ट्रांजिटिव कहता है कि अगर कोई ए और बी बिलोंग करता है और कोई हमारा बी और सी बिलोंग करता है आर से, तो हमारा हो ना हो ए और सी बिलोंग करेगा आर से, ये ट्रांजिटिव कहता है। इक्विवेलेंस कहता है कि अगर ये तीनों को ही सेटिस्फाई कर जाए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को, तीनों को अगर सेटिस्फाई कर जाए तो वो इक्विवेलेंस हो जाता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नंबर ऑफ वेज डिवाइडिंग एम प्लस एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अगर एम प्लस एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसको डिवाइड करने के नंबर ऑफ वेज अगर दो ग्रुप्स में, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन के आ सकता है, डायरेक्ट रिजल्ट भी बन के आ सकता है, एम प्लस एन फैक्टोरियल और नीचे एम फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल। तो ये क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग एम प्लस एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स क्या होगा, एम प्लस एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एम फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल। बात समझ में आई। फंक्शन पे बढ़े, यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया हो तो आगे फंक्शन पे बढ़े। देखिए फंक्शन की बात करते हैं। अब फंक्शन में हमारा क्या क्या आएगा, अगर ए और बी दो सेट्स हैं, अगर ए और बी दो सेट्स हैं, इफ़ ए और बी आर 2 सेट्स, देन फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी डिनोटेड बाय एफ ए से बी पे इज ए रूल विच एसोशिएट ईच एलिमेंट ऑफ ए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी डेफिनेशन है, ये फंक्शन तो मैंने करा भी रखा है, ये तो सेट रिलेशन फंक्शन तो पहला ही चैप्टर है जो 11th-12th का ही है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें तो करा रखी हैं, रियल में से काफ़ी चीज़ें करा रखी हैं आपके सिलेबस में। तो ये डोमेन, ये कोडोमेन और ये अंदर के जितने भी एक और सर्कल है छोटा दिख रहा होगा इस बड़े के अंदर, ये हमारी रेंज हो जाएगी। रेंज हमारी कंटेंट होती है कोडोमेन के अंदर। अगर हमें ए दे रखा है m, अगर हमें b दे रखा है n, तो नंबर ऑफ़ डिफरेंट फंक्शंस a से b पे वो इक्वल हो जाएंगे n की पावर m। तो नंबर ऑफ़ डिफरेंट फंक्शंस a से b पे किसके बराबर हो जाएंगे, n की पावर m। समझ आ रही है। अच्छा, 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, किस किस को नहीं पता था, तो अगर नहीं पता तो ध्यान रखना, 1 फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि अगर पेपर में आ जाए कि इंजेक्टिव फंक्शन पहचानो इसमें से कौन सा है, अब आप पहले दिमाग चलाओगे कि यार ये इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो ये इट इज़ नन अदर देन 1 फंक्शन। ये 1 फंक्शन ही है
जिसका सेकंड नेम इंजेक्टिव फंक्शन होता है। अगर हमें f दे रखा है कोई a से b पे, 1 1 फंक्शन क्या है, x1 नॉट इक्वल टू x2, तो फंक्शन जो होगा x1, फंक्शन ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2, बराबर नहीं होंगे 1 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। नोट क्या है, 1 1 फंक्शन, एक फंक्शन दे रखा है 1 1 इज दैट अगर हमारा b a से क्या हो जाए, ग्रेटर देन या फिर इक्वल। मैनी वन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो हमारा 1 1 नहीं है वो मैनी वन होगा, जो 1 1 फंक्शन नहीं है वो मैनी वन होगा। और मैनी वन के अंदर अगर प्रॉपर्टीज़ कहें तो अगर a हमें दे रखा है m, अगर हमें b दे रखा है n, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू 0। कब, जब n छोटा होगा m से, अगर n छोटा होगा m से तो वो 0, और अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू m होगा तो वो npm। याद रहेंगी ये चीज़ें, क्योंकि ये रिज़ल्ट याद करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो देखिए अभी 1 घंटे का लेक्चर होने वाला है, बताया था कि आधे घंटे का भी जा सकता है, 1 का भी और 2 का भी, और अभी भी रहते हैं काफ़ी चीज़ें, क्योंकि रियल तो अभी थोड़ा स्टार्ट ही हुआ है। अभी रियल में तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो आना बाकी हैं, जो आपके पेपर में डायरेक्ट हूबहू 2 सितंबर को पूछी गई हैं। तो रियल में मैंने, क्योंकि रियल ज़्यादा दिया गया था पेपर में 2 सितंबर में, तो वो सारी चीज़ें मैंने लेने की पूरी कोशिश की है। लास्ट में जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी, ये स्टार्टिंग है। तो ये रिजल्ट है, फटाफट देख लेते हैं। अगर हमें a दे रखा है m, b दे रखा है n, तो मैनी वन फंक्शन, ये फॉर्मूला देखो, ये छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, आपको याद करने ही पड़ेंगे, n की पावर m माइनस npm। ये रिजल्ट आपको याद करना ही होगा। ऑन टू को हम सब्जेक्टिव बोल सकते हैं। ऑन टू को हम क्या डेफिनेशन देंगे कि हर एलिमेंट b का प्री इमेज बना दे a में। अगर हर एलिमेंट b का प्री इमेज बना दे a में, तो वो हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, वो हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, वो हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा अगर हमारा हर एलिमेंट b का प्री इमेज बना दे a में। रेंज ऑफ f इक्वल टू कोडोमेन इक्वल टू b, जल्दी कर लेते हैं। तो ऑन टू फंक्शन में ये हमारा a ग्रेटर देन इक्वल टू b होगा, और उसका उल्टा किस में था, 1 1 में। अच्छा, अगर दोनों हो जाएं 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू को हम बाइजेक्टिव भी, देखो 3 नाम है। अगर 1 1 ऑन टू फंक्शन है, 1 1 ऑन टू का मतलब क्या होगा, वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। और 1 1 ऑन टू कब होगा, जब ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी दोनों होल्ड कर जाएं। अगर दोनों होल्ड कर गई तो हमारा a और b बराबर ही नहीं हो गया। तो ये तो नोट में बन गया है। अभी देखते हैं नोट क्या कहता है। 1 1 पहले नाम देखो, 1 1 ऑन टू को बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, बाई का मतलब दोनों हो गया, 1 1 भी और ऑन टू भी, है ना। और इसको हम इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई कह दे इन्वर्टिबल फंक्शन, तो इन्वर्टिबल फंक्शन का नाम आते ही समझ जाना 1 1 ऑन टू। 1 1 ऑन टू में ऑन टू की डेफिनेशन जो अभी ऊपर देखी, 1 1 की डेफिनेशन जो अभी ऊपर देखी। नेसेसरी कंडीशन क्या हो गई है 1 1 और ऑन टू की, ये नेसेसरी कंडीशन हो गई है कि हमारा a और b के सभी एलिमेंट अगर आपस में बराबर हैं तो वो बाइजेक्टिव होगा। और बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 ऑन टू दोनों। तो अगर a और b बराबर हो गए हैं इनके, तो बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब 1 1 ऑन टू दोनों, वो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल, वो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट क्या होता है, कोई भी सेट S है उसको हम काउंटेबल कब कहेंगे, जब इफ़ इट इज़ इधर या तो वो एम्प्टी सेट हो, या वो फाइनाइट सेट हो, या काउंटेबली इन्फाइनाइट सेट हो। 3 चीज़ें। देखो काउंटेबल सेट की डेफिनेशन, वैसे ही डेफिनेशन आएगी नहीं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि काउंटेबल सेट होता क्या, क्यों, क्योंकि इसका आगे यूज़ आएगा, क्योंकि इसके आगे थ्योरम्स आएंगी कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ अगेन काउंटेबल। तो जब आपको काउंटेबल सेट नहीं पता होगा तो आप थ्योरम्स पे कैसे जाएंगे। काउंटेबल सेट की थ्योरम है, कोई भी सेट S है, इस सेट टू बी काउंटेबल सेट, वो काउंटेबल सेट होगा कब, इफ़ इट इज़ आइदर या तो वो एम्प्टी सेट हो या वो फाइनाइट सेट हो। इफ़ इट इज़ आइदर फाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। और अनकाउंटेबल, जो काउंटेबल नहीं है वो अनकाउंटेबल हो गए। तो ये हमारे अनकाउंटेबल के कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं जो आपको देखने हैं। ये हमारे अनकाउंटेबल सेट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो आगे है काउंटेबल यूनियन ऑफ अनकाउंटेबल, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ अगेन काउंटेबल। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट, मैंने अनकाउंटेबल बोला है ना, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ अगेन काउंटेबल। और अलजेब्रिक नंबर, ये 2 फिर से इम्पॉर्टेंट जो नंबर्स हैं, डेफिनेशन बोल सकते हैं। अलजेब्रिक नंबर और ट्रांसीडेंटल नंबर, दोनों डेफिनेशन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया। क्योंकि ट्रांसीडेंटल नंबर तो बहुत बार पूछा जाता है कि पाई आपको दे रखा है और पूछा, ये तो आपका एचटेट में भी आया था, एक पाई दे रखा था, एचटेट में भी ये क्वेश्चन आया था, आपसे पूछा था कि ये कैसा नंबर है, अलजेब्रिक नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ट्रांसीडेंटल नंबर। तो पाई ट्रांसीडेंटल नंबर होता है, ध्यान रखना है। कोई भी हमारा जो अलजेब्रिक नहीं है वो ट्रांसीडेंटल है। ई की पावर जितनी भी होती हैं, पाई हो गया, ई हो गया, ई की पावर 2, ई की पावर 3, ई की पावर 8, 5, ये सारे ट्रांसीडेंटल नंबर हैं। और रेशनल
जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो अलजेब्रिक हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये अलजेब्रिक नंबर है। अगर हमें कह रहा है इफ़ इट इज़ रूट ऑफ पॉलिनोमियल विद रेशनल और इंटीग्रल कोफिशिएंट्स तो वो अलजेब्रिक, और जो अलजेब्रिक ना हो वो ट्रांसीडेंटल, जिसमें पाई ई स्क्वायर e⁻³ ये सारे आ जाते हैं। सेट ऑफ ऑल अलजेब्रिक नंबर इज ए काउंटेबल सेट। तो ये इंपॉर्टेंट बात, जितने भी अलजेब्रिक नंबर के सेट हैं, सेट ऑफ ऑल अलजेब्रिक नंबर्स इज काउंटेबल सेट। और सेट ऑफ ऑल ट्रांसीडेंटल नंबर वो अनकाउंटेबल। अभी काउंटेबल और अनकाउंटेबल की डेफिनेशन बताई कि काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट क्या होता है। तो अगर अलजेब्रिक नंबर्स का सेट, ऑल जितने भी ऑल अलजेब्रिक नंबर्स हैं उसका सेट काउंटेबल नंबर होगा, और जितने भी ट्रांसीडेंटल नंबर का सेट होगा वो हमारा अनकाउंटेबल होगा। याद रहेंगी ये दोनों बातें। अब आता है, ये बड़ी यहाँ तक ख़त्म हो गई है बात, अब थोड़ी सी यहाँ से चीज़ें थोड़ी चेंज हैं। अब बात आती है इन्फीमम की, सुप्रीमम की। ये सारा अब आपका ग्रेजुएशन का पार्ट है, ध्यान से देखते जाएं क्योंकि अब ग्रेजुएशन चीज़ें शुरू होंगी। ये तो अलजेब्रिक ट्रांसीडेंटल तो 11th-12th में ही बता दिया जाता है क्या होता है, नहीं पता था तो ध्यान रखना, ऐसे पता होंगी आप सबको ये छोटी छोटी बातें। तो यहाँ से है ग्रेजुएशन का कि बाउंडेड सेट क्या होता है, सुप्रीमम क्या है, इन्फीमम क्या है, बाउंडेड बिलो क्या है, बाउंडेड अबव क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ से शुरू हो चुकी हैं ग्रेजुएशन की, यहाँ से शुरू हो चुकी हैं ग्रेजुएशन की। ठीक है, तो यहाँ से अब ग्रेजुएशन का पार्ट स्टार्ट होता है। बाउंडेड सेट, इन्फीमम, सुप्रीमम ऑफ ए सेट। कोई भी सेट एस है वो बाउंडेड अबव कहलाएगा। पहले बाउंडेड अबव देखते हैं। कोई भी सेट एस बाउंडेड अबव कहलाएगा जब देयर एग्जिस्ट एक नंबर के सच दैट अगर एक्स बिलोंग कर रहा है एस से, तो एस से एक्स हमारा लेस देन इक्वल टू के होगा। और के क्या है यहाँ पे, के हमारा यहाँ पे अपर बाउंड है एस का। के क्या है हमारा, अपर बाउंड है एस का। बाउंडेड बिलो सेट में क्या कहेंगे, कोई भी सेट हमारा बाउंडेड बिलो सेट इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो सेट अगर कोई देयर एग्जिस्ट, कोई नंबर एल एग्जिस्ट करता है, वहाँ के एग्जिस्ट कराया था, यहाँ हमने कोई नंबर एल एग्जिस्ट कराया, सच दैट अगर एक्स बिलोंग करता है एस से, तो एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा एल। और एल क्या है, एल हमारा लोअर बाउंड है एस का। ये तो थी हमारी डेफिनेशंस। अब बाउंडेड सेट क्या है, बाउंडेड सेट क्या हो गया, याद अगर हमारा कोई भी इफ़ इट इज़ बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो। अभी मैंने आपको बाउंडेड अबव की डेफिनेशन बताई, अभी मैंने आपको बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन बताई। तो कह रहे हैं बाउंडेड सेट क्या है, ओवरऑल बाउंडेड सेट क्या है, बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो। कोई सेट जो बाउंडेड अबव भी हो, बाउंडेड बिलो भी हो, वो हमारा बाउंडेड सेट है। एक्स अगर हमारा बिलोंग कर रहा है एस से, तो जो एक्स है वो के और के से छोटा, एल और एल से बड़ा। तो ये जब दोनों चीज़ें एक साथ आ जाएं, बाउंडेड अबव भी और बाउंडेड बिलो भी, तो वो हमारा बाउंडेड सेट बन जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसका जस्ट उल्टा अनबाउंडेड सेट क्या होता है, जो बाउंडेड ना हो, विच आर नॉट बाउंडेड। सिंपल डेफिनेशन, कहीं भी उलझना नहीं है। अब आता है दो चीज़ें, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड, जिसको LU भी बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, और जिसको GL भी बोलते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम बोला जाता है, लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इन्फीमम बोला जाता है। सुप्रीमम ऑफ, यहाँ पे भी लिख लो, सुप्रीमम ऑफ ए सेट, या फिर हम कह सकते हैं सुप्रीमम ऑफ ए सेट, या हम कह सकते हैं लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सेट। तो ए नंबर m, यहाँ मैंने m लिया है एक नंबर, ए नंबर m इस लीस्ट अपर बाउंड या फिर सुप्रीमम ऑफ ए सेट S इफ़, कब, जब दो कंडीशन होंगी। इफ़ फर्स्ट है m इज़ एन अपर बाउंड ऑफ S, अगर m अपर बाउंड हो S का। सेकंड, अगर k इज़ एन अपर बाउंड ऑफ S देन m हमारा लेस देन इक्वल टू k हो। ये सारे रिजल्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, डेफिनेशंस हैं, आपको पता होनी चाहिए। इन्फीमम ऑफ ए सेट या फिर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा, कोई भी नंबर m, ए नंबर m इस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। देखिए अभी मैंने लीनियर अलजेब्रा और रियल दोनों की मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ें लेने की कोशिश की हैं। नेक्स्ट वीडियो में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और आपकी कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ज़्यादा वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ, एक महीना 1 मंथ हो गया। यूट्यूब वाले कैंडिडेट्स के लिए भी और एप्लीकेशन वाले कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो मुझसे जुड़े हुए थे, और उन सबको थोड़ा सा लगा होगा ज़रूर कि वीडियोज़ नहीं अपलोड हुई। तो भाई समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को व्हाट्सएप पे, जितने भी मेरे साथ पेड वाले कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, उनको सभी को बताने की कोशिश की थी। ठीक है, कई 2-4 रह भी गए होंगे तो मुझे नहीं पता। मोस्टली को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, मोस्टली को मैंने मैसेज करके इन्फॉर्म कर दिया था कि वीडियोज़ आपकी और अपलोड नहीं होंगी, बिकॉज़ 1 मंथ का मेरा टोटली बेड रेस्ट था। और
इसी 1 मंथ के अंदर एक्सपेक्टेड डेट्स आ गई, और जो कि टोटल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं DSSB की। मुझे ये था कि 3 से 4 महीने मिल जाएंगे और मैं 3 से 4 महीने में ग्रेजुएशन वाला पार्ट को बहुत बहुत अच्छे से कवर करूँगी। और मैं नहीं, 1-2 टीचर्स और मेरे साथ काम करने वाले थे, तो वो भी रुक गए हैं। क्यों? क्योंकि अब इतने कम समय में ग्रेजुएशन को नहीं कराया जा सकता था। अभी इस वाले एग्ज़ाम के बाद देखो, अब ये तो एग्ज़ाम जैसे तैसे आप सब ने देना ही है, 10 वाले, 11 वाले, 12 वाले और 13 वाले बच्चे जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स बचे, क्योंकि 2 सितंबर वालों का तो अच्छा नहीं गया एग्ज़ाम, तो फीमेल वाले भी जैसा तैसा है अपना एग्ज़ाम दे के आइए। लेकिन 13 सितंबर के बाद, 13 सितंबर के बाद एक नया तरीके से ग्रेजुएशन की चीज़ें स्टार्ट होंगी, और उसके अंदर प्रॉपर डिटेल से 3 टीचर्स, एक मैं रहूँगी और 2 टीचर्स अभी और हैं, जो हम 3 मिलके ग्रेजुएशन का बहुत अच्छे से डिटेल में चीज़ों को करवाएंगे। तो टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये वाली अपॉर्चुनिटी गई तो हमारी लाइफ में कभी अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये अपॉर्चुनिटी गई है तो आगे लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसके लिए आपको फोकस करना है, डेडिकेशन दिखानी है और अपनी पढ़ाई को नहीं रोकना है। अप एंड डाउन्स तो देखो चलते रहते हैं, कभी लाइफ में अप एंड डाउन्स तो हैं ही हैं। कोई चीज़ अच्छी, क्या पता आपका सारा पढ़ने के बाद भी पेपर अच्छा ना होता, और क्या पता पेपर अच्छा होने के बाद आगे मेरिट में नाम ना आता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ से कभी भी डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, चाहे वो मेल कैंडिडेट इस वीडियो को सुन रहा हो, क्योंकि उनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है। फीमेल वालों का भी होना बाकी है। खैर होप सो फीमेल वालों का अच्छा चला जाए, एग्ज़ाम ईजी आ जाए, ज़्यादा ग्रेजुएशन का ना आके 11-12 का ज़्यादा आ जाए। 11-12 का कंटेंट मैंने काफ़ी डाल रखा था, तो कोई बात नहीं। ग्रेजुएशन का कंटेंट भाई देखो अभी एग्ज़ाम के बाद ही डलेगा, ठीक है। अभी भी कैंडिडेट्स जो भी मेरे से पूछते हैं तो मैं बता देती हूँ भाई, नहीं डल पाया, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो ऐसा भी सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं डला है, तो उनको रीज़न नहीं भी पता होगा, तो मे बी इस वीडियो से पता चल जाए। सो अभी भी देखिए ये वाला वीडियो बहुत लंबा जा चुका है और इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है वीडियो को कंटिन्यू रखने की, बट फिर भी इस वीडियो को तो देखो मुझे पूरा कराना ही है। और ये नोट्स बनाने में भी सच में 10 to 12 डेज़ तो इस नोट्स को प्रिपेयर करने में लग गया, बिकॉज राइट हैंड पे ही ज़्यादा चोट लगी थी और नहीं हो पा रहा था वर्क, बट अब थोड़ा सा ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की डेफिनेशन, एम हमारा जो कोई नंबर है वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। अभी भी पैर में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जिस पे अभी भी पट्टियाँ वट्टियाँ सब चल रहा है। सो आई मेट विद एन एक्सीडेंट और डॉक्टर ने कम्प्लीटली 1 मंथ का बेड रेस्ट जो है दे दिया था। अभी थोड़ा सा रिकवरी हुई है तो चीज़ों को मैनेज कर पा रही हूँ, लेकिन इतने में एग्ज़ाम आपका आ चुका है और कुछ नहीं कर सकते अभी, ठीक है। सो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद जो है आपकी चीज़ें सारी ग्रेजुएशन की काफ़ी डिटेल में चलेंगी, और वो भी 3 से 4 महीने में सब सिलेबस 3 से 4 महीने में दिसंबर से पहले फिनिश हो जाएगा आपका ग्रेजुएशन वाला भी, ठीक है। और ए नंबर एम इज़ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फिमम ऑफ ए सेट एस। अगर हमारा m लोअर बाउंड हो s का, m इज़ लोअर बाउंड ऑफ s, और सेकेंड इफ़ l इज़ ए बाउंड ऑफ s, सो m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू l, ठीक है। ये डेफिनेशंस हैं, इसमें ज़्यादा इतना कुछ फोकस नहीं करना, क्योंकि ये सारी डेफिनेशन तो आपको तब समझ आएंगे जब आप रियल को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो ये अभी हमें रियल का जस्ट क्या करना है, सम अप लेना है, मोटी मोटी चीज़ें देखनी है। आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टी सुनी होगी आपने रियल नंबर्स की। अगर कोई a और b हमारे 2 पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, देन देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट जो n a है इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b। ये आर्ग्यूमेंट प्रॉपर्टी का एक रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट। अगर मैं कहूँ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट क्या है, तो आप देखिए ग्रेजुएशन का ही एक टॉपिक है इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट। कोई भी नंबर a, स्मॉल a, कोई भी नंबर a इज सेड टू बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट एस इफ़ देयर एग्जिस्ट, इसको हम देयर एग्जिस्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ़ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड। ये NBD क्या है, नेबरहुड। देखो मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म चलाई हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज़ ना हो कि ये क्या लिख दिया। ये नेबरहुड है। इफ़ देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ ए। नेबरहुड क्या होता है, नेबरहुड क्या, देखो आपस में हम नेबरहुड किसे बोलते हैं भाई, ये आपका घर है, मान लो ये आपका घर है, नेबरहुड कौन होंगे, आपके इधर वाले पड़ोसी या इधर वाले पड़ोसी, यही होंगे ना। तो यहाँ पे भी कुछ इसी टाइप से समझने की कोशिश कीजिए। ए के नेबरहुड कौन है, विच इज़ कंटेंड इन एस। तो अगर कोई देयर एग्जिस्ट कोई एप्सिलम है विच इज़ ग्रेटर देन 0, तो हमारा ए का नेबरहुड कौन होगा, ए का नेबरहुड होगा ए माइनस एप्सिलम और इधर से ए प्लस एप्सिलम। तो ए का नेबरहुड कौन होगा, ए माइनस एप्सिलम और ए प्लस एप्सिलम। वो कंटेंट किस में होगा, एस में। तो देयरफॉर अगर ए बिलोंग कर रहा है आर से, तो ए हमारा बिलोंग करेगा उसके नेबरहुड से भी। और अगर हम कहें इफ़ ए माइनस एप्सिलम और ए प्लस एप्सिलम कंटेंट है एस में, तो डेफिनेटली देन ए हमारा एस से बिलोंग करेगा। इंटीरियर, ये एक रिजल्ट है,
आपको याद करना है, इंटीरियर ऑफ ए काउंटेबल सेट इज एम्प्टी सेट। इंटीरियर ऑफ ए काउंटेबल सेट इज एम्प्टी सेट। ओपन सेट क्या होता है? ओपन सेट की डेफिनेशन सिंपल है, कोई भी सेट S है उसको हम ओपन सेट कहेंगे जब एवरी पॉइंट ऑफ द सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट, जब हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट बन जाए। S को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे S ओपन सेट है कब? इफ़ एंड ओनली इफ S इक्वल टू S डैश। और अगर हम ये 3-4 रिजल्ट देखें तो ये बड़े सारे 3-4 नहीं 4-6-7 रिजल्ट हैं यहाँ पे, तो इनको देखें तो ये डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। एन ओपन सेट इज़ यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, इंटीरियर ऑफ सेट एस इज़ एन ओपन सेट। अब आप कहेंगे ये कैसे याद करें? देखिए अभी सिर्फ चीज़ें सुन लीजिए ताकि अगर आपका इसमें से कुछ आता है तो रुके ना। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज़ एन ओपन सेट। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज़ अगेन एन ओपन सेट। कोई भी फाइनाइट नंबर ओपन सेट के उसका इंटरसेक्शन लें तो वो अगेन ओपन सेट होगा। और इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट क्या है? मे और मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी ओपन सेट। अगर कोई दो ओपन सेट हैं A और B, कोई दो ओपन सेट हैं तो A प्लस B भी ओपन सेट होगा ही होगा। अगर कोई सेट है अगर वो क्लोज्ड है तो इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज़ ओपन। कोई सेट A क्लोज्ड है वो तभी होगा जब इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। कोई A सेट है वो क्लोज्ड है वो तभी क्लोज्ड होगा जब एक कंडीशन होगी कि उसका जो कॉम्प्लीमेंट है A कॉम्प्लीमेंट वो ओपन हो। एक थ्योरम है बोल्ज़ेनो-विट्रास थ्योरम जो आपने सुनी होगी आपकी BSc में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये। ये डेफिनेशन देखनी है आपको, एवरी इन्फिनाइट बाउंडेड सेट हैज़ ए लिमिट पॉइंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बोल्ज़ेनो-विट्रास थ्योरम का ऑफ ए सेट फॉर सेट एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज़ ए लिमिट पॉइंट। एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज़ ए लिमिट पॉइंट। कितनी देर का वीडियो चला गया है? 1 घंटा 10 मिनट, कोई बात नहीं। क्लोपन सेट, देखो नाम से ही पता चल रहा है क्लोपन में यहाँ से CLO में क्लोज आ रहा है, ओपन में PEN आ रहा है। तो क्लोपन सेट का मतलब होता है जो क्लोज भी हो और ओपन भी हो। क्लोज प्लस ओपन सेट को हम क्लोपन सेट कहते हैं। एक सेट विच इज़ बोथ ओपन एज वेल एज क्लोज्ड इज़ नोन एज क्लोपन सेट। तो अगर आपसे कोई पूछ ले क्लोपन सेट का एग्जाम्पल बता सकते हो, तो ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है आपसे। तो फाई और आर हमारे क्लोपन सेट होते हैं, आप कह सकते हो कि हाँ हमें पता है क्लोपन सेट के एग्जाम्पल क्या होते हैं। ठीक है, फाई हमारा कॉम्पैक्ट सेट भी होता है। अब कॉम्पैक्ट सेट क्या है? देखो एक सेट S ऑफ R, कोई भी R सबसेट, कोई R एक सेट है उसका सबसेट S है, एक S कोई सबसेट है R का, उसको हम विच इज़ क्लोज्ड, जो क्लोज्ड भी हो और बाउंडेड भी हो। देखो कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है? कॉम्पैक्ट की अगर हम डेफिनेशन बताएं तो कॉम्पैक्ट होता है क्लोज्ड प्लस बाउंडेड। क्लोज्ड प्लस बाउंडेड, जो बाउंडेड भी है और जो क्लोज्ड भी है। जो ऐसा सेट जो बाउंडेड भी हो और क्लोज्ड भी हो उसको हम कॉम्पैक्ट सेट का नाम देते हैं। ऐसा सेट जो बाउंडेड भी हो क्लोज्ड भी हो उसको हम कॉम्पैक्ट सेट का नाम देते हैं। एग्जाम्पल है क्लोज्ड इंटरवल AB, एग्जाम्पल है क्लोज्ड इंटरवल AB, फाई, ये हमारे कॉम्पैक्ट सेट के एग्जाम्पल हैं। सेपरेटेड सेट क्या होता है? कोई भी दो सेट A और B उसको हम सेपरेटेड सेट बोलेंगे जब नीदर ऑफ देम हैज़ ए पॉइंट कॉमन विद द क्लोजर ऑफ अदर सेट। जिसका कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो उसके क्लोजर के साथ, जिसका कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो, नीदर ऑफ देम हैज़ ए कॉमन पॉइंट विद द क्लोजर ऑफ अदर सेट। मतलब कि A और B का अगर A और B सेपरेटेड सेट है तो उसका कोई भी हमारा पॉइंट क्या हो? कॉमन ना हो। किससे? क्लोजर ऑफ अदर सेट। A क्लोजर और हमारा B का जो इंटरसेक्शन है वो फाई हो जाए, A और B क्लोजर का इंटरसेक्शन भी हमारा फाई हो जाए, वो हमारा सेपरेटेड सेट कहलाता है। कनेक्टेड नाम से पता चल रहा है जो कैसे हों। एक सेट को S को हम कनेक्टेड सेट तब कहेंगे जब इफ़ इट कैन नॉट बी रिटन एज डिसजॉइंट यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट। जब हम उसे कैसे ना लिख सकें, इट कैन नॉट बी रिटन एज, उसको हम कैसे ना लिख सकें? डिसजॉइंट यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेपरेटेड सेट। एग्जाम्पल दैट इज देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए नॉन फाई, B हमारा नॉन फाई B, और सच दैट A और B का इंटरसेक्शन फाई, और S क्या है? S क्या है? A यूनियन B। ये एक नोट है जो आपको याद करना है। एम्प्टी सेट सिंगल्टन सेट आर ऑलवेज कनेक्टेड। एम्प्टी सेट भी सिंगल्टन सेट भी हमेशा कनेक्टेड होते हैं। कनेक्टेड सेट क्या है? एम्प्टी सेट बोल सकते हैं और सिंगल्टन सेट। सीक्वेंस की बात करें तो आपको पता होगा कुछ इंटरमीडिएट फॉर्म होती हैं, 7 इंटरमीडिएट फॉर्म होती हैं। 0/0 इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू 0, इन्फिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी। ये 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं।
ए सीक्वेंस इज़ ए फंक्शन फ्रॉम एन से आर पे, तब हम क्या कहेंगे, एस एन से आर पे जो सीक्वेंस है फंक्शन की वो हमारा क्या है, सीक्वेंस। एन हमारे यहाँ से डोमेन है और आर हमारा कोडोमेन, एन हमारा डोमेन, आर हमारा कोडोमेन, एस जो है फंक्शन एन से आर पे है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस है एस एन, कोई भी सीक्वेंस है एस एन, वो कन्वर्ज कब करेगी, किसी नंबर एल पे कन्वर्ज करेगी और हैज़ लिमिट एल, उसकी एल लिमिट होनी चाहिए जब एक एप्साइलम 0 से ग्रेटर देन एग्जिस्ट करेगा। अगर एक एप्साइलम ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा सच दैट देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग करना चाहिए एन से, सच दैट कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या कहलाएगी, एस एन माइनस एल इज़ लेस देन एप्साइलम और एन एम से ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, या एम के बराबर या एम से बड़ा। थ्योरम है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड हो, वाइस वर्सा नीड नॉट बी ट्रू। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड हो लेकिन हर बाउंडेड कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो, वो ज़रूरी नहीं है। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस यूनिक लिमिट पॉइंट रखती हो, लेकिन वाइस वर्सा ट्रू नहीं है कि हर यूनिक लिमिट पॉइंट कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाए। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस का यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है जिसका यूनिक लिमिट पॉइंट है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी कहलाए। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या कहता है, ये सारी अब थ्योरम स्टार्ट हो गई हैं बीएससी की, जो आपकी 2 सितंबर वाले पेपर में पूछे गए हैं रियल के रिजल्ट्स। कोई भी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन कन्वर्जेंस की सीक्वेंस की क्या होगी, एस एन, हमें एक सीक्वेंस दे रखा है एस एन, इज़ दैट अगर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू एन सच दैट, ये एक रिजल्ट आपको याद करना है कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस का, सच दैट एस एन प्लस पी माइनस एस एन विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये रिजल्ट आपको याद ही है। और p ग्रेटर देन इक्वल टू 1, p कहाँ है, ये वाला, p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कॉची सीक्वेंस और फंडामेंटल सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो ये सीक्वेंस एस एन, एक एस एन सीक्वेंस इज सेड टू बी कॉची सीक्वेंस और फंडामेंटल जब देयर एग्जिस्ट, जब हमारा एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू n सच दैट एस एन प्लस पी माइनस एस एन विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और p n ग्रेटर देन इक्वल टू m और p ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अलजेब्रा ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अलजेब्रा के बारे में बात करें तो अलजेब्रा में क्या होगा, कोई भी हमें एक an सीक्वेंस दे रखी है, कोई भी हमें एक bn, 2 सीक्वेंस दे रखी हैं कन्वर्जिंग टू, ये a को कन्वर्ज कर रही है, ये b को, मतलब कि हमें एक सीक्वेंस दे रखी है an, ये कन्वर्ज कर रही है a को, एक हमें सीक्वेंस दे रखी है bn, ये कन्वर्ज कर रही है b को, ठीक है। तो अगर हम कहें लिमिट, इस पे लिमिट लगा दें, लिमिट ऑफ an हमारी a और लिमिट ऑफ bn हमारी b, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो हमारी कुछ अलजेब्राज हैं, अलजेब्रा मतलब कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द, तो ये सारी चीज़ें। सम ऑफ द 2 कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अगेन कन्वर्जेंट, 2 कन्वर्जेंट सीक्वेंस का सम अगेन कन्वर्जेंट होगा, लिमिट ऑफ an प्लस bn, तो लिमिट ऑफ an प्लस लिमिट ऑफ bn लिख सकते हैं। डिफरेंस में भी लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ 2 कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस अगेन कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ये रिजल्ट याद रखने हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस अगेन कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और अगर डिवाइड की बात करें तो बस यहाँ पे हमें bn नॉन ज़ीरो होना चाहिए और b भी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। लिमिट an बाई bn लिमिट अलग अलग कर सकते हैं, लिमिट ऑफ an, लिमिट ऑफ bn। वैसे ये 2 लेक्चर में जाता वीडियो, लेकिन अभी मुझे एक में ही कवर करना है, ठीक है। तो अभी फिर एक 5th प्रॉपर्टी है an, अगर हमारी कोई सीक्वेंस है विच इज़ कन्वर्जेंट टू a, log ऑफ an एक सीक्वेंस विच इज़ कन्वर्जेंट टू log a, अगर इफ़ an इज़, अगर a हमारा ग्रेटर देन 0 हो। और फिर e की पावर an जो हमारी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी e की पावर a को, साइन a को, cos an cos a p an और p a वेयर p x इज़ पॉलिनोमियल इन x। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको देखते जाना है। k an, k बाहर लेके a वेयर k कोई रियल कांस्टेंट हो सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब सारी थ्योरम्स आएंगी। सैंडविच थ्योरम, रिजल्ट देखते चले जाओ। सैंडविच थ्योरम, कोई an सीक्वेंस है, bn है, cn है, ये 3 सीक्वेंस हैं सच दैट an इज़, ये याद रखने हैं दोनों पॉइंट, an इज़ लेस देन इक्वल टू bn इज़ लेस देन इक्वल टू cn फॉर n बिलोंग्स टू, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। और लिमिट ऑफ an इज़ इक्वल टू लिमिट ऑफ cn इज़ इक्वल टू l, देन देखो a और c की बात कर रहा है तो हमारा लिमिट ऑफ bn इक्वल टू l होगा। ये है सैंडविच थ्योरम। कॉचीज़ फर्स्ट, देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कॉचीज़ फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, कॉचीज़ सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट। अगर an कोई सीक्वेंस है जो l को पे कन्वर्ज कर रही है, अगर an कोई सीक्वेंस है जो l पे कन्वर्ज कर रही है तो सीक्वेंस a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an बाई n भी कन्वर्ज करेगी l पे,
ठीक है, साथ में इसकी लिमिट भी लगा देना। और चीज़ सेकंड में क्या है, अगर ए एन कोई सीक्वेंस है जो पॉजिटिव नंबर, सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव नंबर सच दैट लिमिट ऑफ ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन इक्वल टू एल, तो लिमिट ऑफ ये डायरेक्ट सेकंड वाली ज़रूर याद रखना, ये आई हुई है पेपर में, लिमिट ऑफ ए एन की पावर 1/n इज इक्वल टू एल। सिगारो थ्योरम क्या कहती है, अगर ए एन और बी एन हमारी कोई दो सीक्वेंस हैं जो ए को और बी को कन्वर्ट कर रही हैं, मतलब वही ए एन ए को कन्वर्ट करेगी और बी एन हमारी बी को कन्वर्ट करेगी, ए एन ए को और बी एन बी को, तो ए वन बी एन प्लस ए टू, बी एक कम हो जाएगा, ए थ्री बी एन माइनस टू, ऐसे ही चलता चलता ए तो एन चला जाए, बी वन पे चला जाए, बाई में एन। अगर ये कन्वर्ट कर रहा है ए बी को, प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट मतलब ए बी को कन्वर्ट कर रहा है, तो लिमिट इफ़ लिमिट ए एन इक्वल टू ए और लिमिट बी एन इक्वल टू बी, तो हमारा लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। याद रहेंगी ये चीज़ें। और अगर ए एन हमें दे रखा है, कोई सीक्वेंस है सच दैट, ये हमें अभी ऊपर भी दे रखी थी, वेयर एल जो है हमारा लेस देन 1 हो, तो सीक्वेंस ए एन कन्वर्ट करेगा 0 को और लिमिट ए एन इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये रिजल्ट हैं, आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे, जो कि आपके 2 सितंबर में डायरेक्ट आए हुए हैं थ्योरम्स के फॉर्म में। थ्योरम है, अगर हमें दे रखा है ए एन, अगर हमें ए एन एक सीक्वेंस दे रखी है सच दैट लिमिट ए एन प्लस 1 और बाई में ए एन इज इक्वल टू, अगर हमें एल दे रखा है, तो वेयर एल हमारा क्या है, 1 से बड़ा हो, वेयर एल ग्रेटर देन 1, तो ए एन हमारी क्या करेगी, इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी दे दी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ए एन हमारा डाइवर्ज कर जाएगा इन्फिनिटी को। मोनोटॉनिक सीक्वेंस क्या होता है, मोनोटॉनिक सीक्वेंस की डेफिनेशन है, कोई सीक्वेंस एस एन मोनोटॉनिक कब कहलाएगी, देखो मोनोटॉनिक सीक्वेंस के अंदर भी 2 टाइप होती हैं, एक मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग और एक मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग, एक मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और एक मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस के अंदर हमें दोनों डेफिनेशन को कैसे पढ़ना है, मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग और मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस में हमें डेफिनेशन को कैसे पढ़ना है कि मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है और मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या है। तो मोनोटॉनिक सीक्वेंस क्या है, पहले इंक्रीजिंग देखें, एक सीक्वेंस एस एन मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होगी जब एस एन प्लस 1 हमारा लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू एस एन हो जाए, और इसका जस्ट उल्टा जब एस एन प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू एस एन हो जाए तो मोनोटॉनिकल डिक्रीजिंग, ये मोनोटॉनिकल इंक्रीजिंग, ये मोनोटॉनिकल डिक्रीजिंग, सिंपल से रिजल्ट हैं। और अगर हम कहें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में जो ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल है उसका इक्वल हट जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, एस एन प्लस 1 इज सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू एस एन, और स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग में क्या हो जाएगा, एस एन प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू एस एन, इक्वल हट जाएगा। सीरीज़ सीक्वेंस के बाद हम सीरीज़ पे आते हैं। सीरीज़ के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, सीरीज़ को हम नॉर्मल वे में इन्फिनाइट सीरीज़ भी बोल देते हैं, सीरीज़ को हम क्या बोल देंगे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इन्फिनाइट सीरीज़। और द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज नोन एज सीरीज़ और इन्फिनाइट सीरीज़, द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज नोन एज सीरीज़ और इन्फिनाइट सीरीज़। नोट में हमें क्या देखना है, इस सीरीज़, एक हमें सीरीज़ दे रखी है यू एन, और एन क्या है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और हम क्या कह सकते हैं, सीरीज़ यू एन अगर हमारी कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, ऑसिलेट्स अकॉर्डिंग एज सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम, तो जो एस एन है वो कन्वर्ज, डाइवर्ज और ऑसिलेट करेगा। ठीक है, सीरीज़ इज, अब देखो मैंने सीरीज़ को ना सिर्फ जस्ट एक आपको समझाने के लिए डायग्राम से समझा रही हूँ। सीरीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया डायरेक्ट। ये हमें सीरीज़ दे रखी है यू एन, और समेशन में हमें दे रखा है एन 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो सिंपली हम चीज़ें क्या देखेंगे, पॉजिटिव टर्म सीरीज़, अल्टरनेटिंग सीरीज़ और आर्बिट्रेरी टर्म्स टेस्ट सीरीज़। तो इसमें अब टेस्ट आ जाते हैं, कंपैरिजन टेस्ट हो गया, सीआरटी टेस्ट हो गया, कॉमन रेशो टेस्ट। अगर हमें दे रखा है यूएन, देखो इसकी सारी डिटेल चीज़ें तो करने में बहुत महीने लगेंगे आपको, तो अब 1 महीने में नहीं, हमें 1 घंटा या 2 घंटे में ही इस वीडियो को कवर करना है। यूएन इज़ ग्रेटर देन 0 और हमें क्या दे रखा है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। कंपैरिजन टेस्ट और कॉमन रेशो टेस्ट लगेगा इसमें पॉजिटिव टर्म सीरीज़ में। और अल्टरनेटिंग सीरीज़ ये है पॉजिटिव टर्म सीरीज़ में, मतलब नाम साफ साफ दिख रहा है पॉजिटिव टर्म, नेगेटिव होनी नहीं चाहिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया यूएन। यहाँ से अल्टरनेटिंग है तो -1 की पावर n-1, n-1 मतलब एक बार पॉजिटिव, अल्टरनेट का मतलब क्या है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। शुरू कहाँ से हो, 0 और 0 से, बड़े से ही, 0 और ग्रेटर देन 0, और n 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा, लिब्जिंग टेस्ट। आर्बिट्री टर्म टेस्ट सीरीज़ क्या है, इन दिस टाइप ऑफ सीरीज एनी नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म इज फॉलोड बाय द एनी नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म।
हर पॉजिटिव टर्म फॉलोड करती है हर नेगेटिव टर्म से, और इसके अंदर टेस्ट एबल्स लेमा, एबल्स टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट, ये तीनों टेस्ट लगते हैं। पॉजिटिव टेस्ट सीरीज़ अभी उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इसने। जो UN हमें दे रखा था ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो UN N1 से इन्फिनिटी U1 U2 U3 अप टू UN और आगे भी जाता जाएगा। फिर पॉजिटिव टेस्ट सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीरीज़, हमें ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में R की पावर N N1 से लेकर इन्फिनिटी तक, R स्क्वेयर 3 पावर 4 पावर N पावर और R ग्रेटर देन 0। ये कब कन्वर्ज करेगा और कब डाइवर्ज करेगा? कन्वर्ज करेगा जब R अपॉन में ये तो 11th का कंसेप्ट है, 1/1 माइनस R और R लेस देन 1 हो, और डाइवर्ज करेगा इन्फिनिटी पे। नहीं, 11th का तो नहीं, कन्वर्जन डाइवर्जेंस तो खैर आपका ग्रेजुएशन में ही आता है। डाइवर्ज करेगा इन्फिनिटी पे जब R ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। ठीक है, लेकिन ये करा रखा है मैंने। मैक्लेरियन एक्सपेंशन भी करा रखी है। मैक्लेरियन एक्सपेंशन क्या है? 1 प्लस एक्स अपॉन, ये आपको याद कर ध्यान रखनी है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर n नीचे n फैक्टोरियल, और समेशन n हमारा क्या हो जाएगा? 0 से लेके इन्फिनिटी तक, विच इज़ इक्वल टू e की पावर x। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? x की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल n1 से लेके इन्फिनिटी, विच इज़ इक्वल टू e की पावर x माइनस 1। क्लियर? कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट क्या है? कंपैरिजन सीरीज़ पहले पढ़नी पड़ेगी। देखो, कंपैरिजन टेस्ट से पहले कंपैरिजन सीरीज़ पढ़ते हैं। पी सीरीज़ सुना होगा आपने। देखो, अब ग्रेजुएशन का आपको याद है तो ये चीज़ें तो सिर्फ आपको रिवाइज करनी है, लेकिन याद नहीं है तो बस सुन लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ। 1/n की पावर Pn 1 से लेके इन्फिनिटी तक। देखिए, बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने थ्योरम्स के बिल्कुल एज इट इज़ बुक्स के चिट्ठे डाल दिए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको ना तो इतनी जल्दी ध्यान रहेंगी और ना ही वो आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें पूरी बुकिश लैंग्वेज है, और मेरे नोट्स के अंदर ये खुद के हैंड रिटन है, जो मैंने विद इन 10 to 15 डेज़ में इनको खुद से तैयार किया है। मतलब 10 to 15 तो नहीं, 2 सितंबर के बाद से ही, जैसे ही पेपर देखा था, 2 से लेके अब तक 8-9 दिन में ये नोट्स रेडी हुए हैं, ताकि इसमें आपको सम अप मिल सके। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपकी 2 में आई वो आने वाले फीमेल वालों को दिक्कत ना आए। पी सीरीज़ क्या है? 1/n की पावर p, नहीं तो बुकिश लैंग्वेज तो मैं आपका कब का डाल चुकी होती। n1 से लेकर इन्फिनिटी वो आपको समझ ना आती। कन्वर्जेंट होंगी इफ़ एंड ओनली जब हमारा p ग्रेटर देन 1 हो, और डाइवर्ज कर जाएगी इन्फिनिटी को जब हमारा p लेस देन इक्वल टू 1 होगा। देखो क्या कह रहा है, 1/n की पावर p, वो n जो है वो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। p अगर 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट होगा, p अगर 1 और 1 से छोटा है तो वो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर जाएगा। कंपैरिजन टेस्ट अब करेंगे। वही हमारा UN हमारा n1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, तो UN जो हमारा n1 से लेकर m तक वो ऑलवेज बाउंडेड होगा फॉर m बिलोंग्स टू n। और अगर हमारा UN जो है n m से लेकर इन्फिनिटी तक चला जाए, तो अगर n हमारा n1 से m तक तो ऑलवेज बाउंडेड, लेकिन अगर m से लेके मतलब इस m तक तो इसने बोल दिया ऑलवेज बाउंडेड, हमेशा बाउंडेड रहेगा। लेकिन अगर n जो है वो m से लेके आगे इन्फिनिटी तक चला जाए तो वो कंडीशन में बी बाउंडेड एंड अनबाउंडेड दोनों हो सकती हैं। ठीक है, और अकॉर्डिंग एज इट इज़ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, उसी के अकॉर्डिंग वो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का भी डिसाइड करेगा। और अगर हमारा ये एक नोट है, ये अलग है, ये उससे चीज़ अलग है। अगर हमारा कोई p ग्रेटर देन 1 है तो हमारा समेशन log n अपॉन n की पावर p कन्वर्जेंट होगा। इफ़ p लेस देन इक्वल टू 1 हो गया तो वो डाइवर्जेंट होगा। अगर p ग्रेटर देन 1 है तो वो कन्वर्जेंट की कंडीशन है इसकी, और अगर p लेस देन इक्वल टू 1 है तो वो कंडीशन कैसी है? डाइवर्जेंट की। अब कुछ एक टेस्ट हैं जो जल्दी जल्दी देखते हैं। एक जैसे हैं सारे, मतलब एक जैसे तो नहीं, थोड़ा थोड़ा चेंज है सब में। कॉची रूट टेस्ट क्या है? अगर UN कोई पॉजिटिव हमारी टर्म सीरीज़ है सच दैट, यहाँ से बस ये रिज़ल्ट देखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। हमें लिमिट दे रखी है UN और उसकी पावर 1/n, n दे रखा है इन्फिनिटी को, और ये दे दिया L। तो हमारा अगर L लेस देन 1 है सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेंट। L ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी, और अगर L इक्वल टू 1 हो जाता है तो यहाँ पे टेस्ट फेल हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कोची रूट टेस्ट। फिर है डी एल्बर्ट में भी सिर्फ ये चीज़ चेंज आएगी कि अगर ये इक्वेशन अगर हमारा लिमिट हमें दे रखा है UN+1 अपॉन में UN और L देन बाकी सब सेम, तो हमारा अगर L लेस देन 1 है सीरीज़ कन्वर्जेंट, L ग्रेटर देन 1 पे सीरीज़ डाइवर्जेंट। ये DGT और CGT कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के लिए लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में जल्दी में, और L1 पे टेस्ट फेल हो जाता है। रेबिस टेस्ट सुना होगा आपने। रेबिस टेस्ट में क्या चेंज आता है? इक्वेशन में लिमिट n बाहर होता है UN अपॉन में UN+1, याद रखनी है ये सारी।
-1 और n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी विच इज़ इक्वल टू l। तो l ग्रेटर देन 1 पे सीरीज कन्वर्जेंट, l लेस देन 1 पे सीरीज डाइवर्जेंट, l 1 पे टेस्ट फेल हो जाता है। लोगरिथम टेस्ट में हमारी लिमिट n इन्फिनिटी को टेंड करेगा और बाहर n है, log अंदर un अपॉन में un प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू l। l 1 पे ग्रेटर देन 1 पे सीरीज कन्वर्ज करेगी, l लेस देन 1 पे सीरीज डाइवर्ज करेगी और l 1 पे हमारा टेस्ट फेल हो जाएगा। गॉस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको हम 1 पॉइंट टेस्ट भी बोलते हैं। अगर हमारा un एक पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है और un बाई un प्लस 1 हमें ये दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा बाई एन प्लस गामा एन और n की पावर p, वेयर गामा n क्या है यहाँ पे बाउंडेड सीक्वेंस है और p 1 से बड़ा है और p बिलोंग कर रहा है r को, तब हमारी थोड़ी सी चेंजेस आएंगे। सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी अल्फ़ा ग्रेटर देन 1 पे और एनी वैल्यू ऑफ बीटा, और अल्फ़ा लेस देन 1 पे सीरीज़ डाइवर्ज करेगी और अल्फ़ा 1 पे सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी अगर बीटा ग्रेटर देन 1 है और सीरीज़ डाइवर्ज करेगी अगर बीटा लेस देन इक्वल टू 1 है। ये इंपॉर्टेंट है गॉस थ्योरम। फिर है कोची इंटीग्रल टेस्ट। अगर हमें un दे रखा है n1 से इन्फिनिटी, अगर पॉजिटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, अभी देखा था ना मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग टर्म है, और अगर हमें un दे रखा है un इक्वल टू u ब्रैकेट में n, तो हमारा un n1 से लेके इन्फिनिटी और इंटीग्रेशन ऑफ 1 से इन्फिनिटी ux dx कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, दोनों एक साथ डाइवर्ज और कन्वर्ज करेंगे। और अल्टरनेटिंग सीरीज़ बस थोड़ा सा ही रह गया है, अभी बस इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ लास्ट की। अल्टरनेटिंग सीरीज़ नाम से ही पता चल रहा है, -1 की पावर n-1 un, ये तो आपको पहले ही बताया, बस इसको एक्सप्लेन कर रखा है। अल्टरनेटिंग सीरीज़ क्या है, u1 माइनस u2, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, n बिलोंग करेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। एबल्स लेमा और एबल्स टेस्ट, फिर से इंपॉर्टेंट बात जो अभी आपको ऊपर जितने भी बताया ना अल्टरनेटिंग सीरीज़ की, एबल टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट और लेमास, एबल्स लेमा एबल टेस्ट, तो वो सही चीज़ें डिफाइन कर रही हूँ। अगर हमें bn दे रखा है कोई सीक्वेंस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ये, और an, ये कैपिटल an हमारी कोई बाउंडेड सीक्वेंस है, तो जो an बाहर होगा bn माइनस bn प्लस 1 और समेशन क्या है n1 से लेके इन्फिनिटी, वो हमारा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा, वो हमारा एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होगा। और इसी में एबल्स टेस्ट क्या है, वो एबल्स लेमा था। अगर हमारा bn कोई सीक्वेंस bn पॉजिटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और जो un है n1 से इन्फिनिटी कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट सीरीज़ है, तो जो bn un इसका जो प्रोडक्ट है, bn और un का जो प्रोडक्ट है n1 से इन्फिनिटी, ये हमारा कन्वर्जेंट होगा। फिर है डिरिचलेट टेस्ट, डिरिचलेट तीसरा आखिरी है ये डिरिचलेट टेस्ट, उसका अल्टरनेटिंग, इसका क्या नाम है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ जो हमने यहाँ पे देखी नहीं थे एक डायग्राम में, एक सेकंड रुकना, 3 ये बताए थे ना, उसी के आगे चल रहे हैं ये आर्बिट्री टेस्ट। पहले पॉजिटिव टर्म सीरीज़ को बताया मैंने, फिर अल्टरनेटिंग सीरीज़ और फिर हमारा आर्बिट्री टेस्ट सीरीज़ में एबल्स लेमा और एबल्स टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट। अब डिरिचलेट रह गया है, वो देखते हैं। तो देखिए डिरिचलेट टेस्ट क्या है, बस ख़त्म होने वाला है। अगर हमें दे रखा है लिमिट bn इक्वल टू 0, अगर हमें कोई bn दे रखी है, कोई पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस टेंडिंग टू 0, लिमिट उसकी जो है टेंडिंग टू 0, और इफ़ अगर हमें un दे रखा है n1 से इन्फिनिटी इज़ ए सीरीज़ हुज पार्शियल सम, ये जो दे रखा है sn इक्वल टू ur और r1 से n तक इज़ बाउंडेड, तो हमारा un bn और वही n1 से लेकर इन्फिनिटी तक वो कन्वर्जेंट होगा। ये डिरिचलेट टेस्ट कहता है। फिर एक थ्योरम भी है इसी से रिलेटेड, बस थोड़ा सा रह गया। अगर हमें दे रखा है un n1 से लेकर इन्फिनिटी तक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो हमारा un n1 से लेकर इन्फिनिटी तक एज वेल एज ये जो इसका मोड होगा un का, वो भी कन्वर्ज करेगा ही करेगा। रेमान थ्योरम में क्या कहता है, अगर हम रीअरेंजमेंट कर दें किसकी, टर्म्स की, रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स, एक कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़ कैन बी मेड, कब बन सकती है, जब ये 5 बातें हों। क्या क्या, कन्वर्जेंट टू एनी नंबर l, डाइवर्ज टू इन्फिनिटी, डाइवर्जेंट टू माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है, ऑसिलेट इन्फिनिटली फाइनाइटली और ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंडविच थ्योरम, ठीक है। इसका एक रिजल्ट ऊपर भी कराया है मैंने। इफ़ इन ए डिलीटेड नेबरहुड, जो नेबरहुड है, इफ़ इन ए डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट c, कोई c पॉइंट है, अगर हमें देता है fx लेस देन इक्वल टू gx इज़ लेस देन इक्वल टू hx, देन हमें इसकी जो लिमिट होगी, लिमिट ऑफ fx इक्वल टू लिमिट ऑफ, ये एक रिजल्ट पहले भी करवाया था, लिमिट ऑफ hx x बिलोंग्स टू c, तो जो सेंटर वाला होगा लिमिट ऑफ gx, ये भी हमारा l के इक्वल होगा। ये सैंडविच थ्योरम होती है। डार्बॉक्स में क्या है, अगर कोई fx डिफरेंशिएबल हो,
अगर कोई एफ एक्स डिफरेंशिएट, सारी थ्योरम लास्ट में इंपॉर्टेंट कराई है, मैंने आपको बोला था लास्ट तक जो सुनेगा उसका बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। अब देखते हैं लास्ट तक कौन कौन बना हुआ है। अगर हमारा एफ एक्स है डिफरेंशिएबल फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड इफ़ एफ डैश ए और एफ डैश बी, एफ डैश ए और एफ डैश बी क्या है, मतलब डिफरेंशिएबल है एफ डैश ए और एफ डैश बी आर ऑफ अपोजिट साइन, तो देयर एग्जिस्ट सी और ए और बी हमारा ओपन सेट सच दैट एफ डैश सी हमारा ज़ीरो हो। डार्क बॉक्स थ्योरम है। रोलेस थ्योरम, रोल्स ये तो 11th में भी थी। रोलेस थ्योरम, अगर फंक्शन हमारा एफ एक्स है कॉन्टीन्यूअस डिफरेंशिएबल, कॉन्टीन्यूअस क्लोज्ड इंटरवल, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा, तो देन देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ओपन ए बी सच दैट देयर एग्जिस्ट एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है रोलेस थ्योरम भी। टेलर्स थ्योरम, जिसको हम एक्सपेंशन भी बोलते हैं, जिसको हम सीरीज़ भी बोलते हैं, ये टेलर्स थ्योरम तो पता होगा सबको। अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स डिफरेंशिएबल एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन ए नेबरहुड ऑफ ए के नेबरहुड में एनी नंबर ऑफ टाइम्स अगर वो डिफरेंशिएबल है और x इज़ एनी पॉइंट इन दैट नेबरहुड ऑफ ए, तो हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए, ऐसे चलता चलता एक्स माइनस ए की पावर एन फैक्टोरियल एफ एन की पावर ए, और ये इसको हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसा करके दिखा देती हूँ, एफ एन ए, यहाँ पे एन फैक्टोरियल, एन किससे जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक, एक्स माइनस ए की पावर एन, ये याद रहेगा। ये थ्योरम है आपकी टेलर्स थ्योरम, जिसको हम एक्सपेंशन, जिसको हम सीरीज़ का नाम दे सकते हैं। मैक्लॉरियन थ्योरम की बात करें तो टेलर्स एक्सपेंशन को ही हम मैक्लॉरियन एक्सपेंशन बोल सकते हैं। कब, अबाउट ज़ीरो ऑफ एफ एक्स, अबाउट ज़ीरो पे, मतलब कि एक्स की जगह जहाँ जहाँ आप ज़ीरो को रिप्लेस कर दोगे तो उसको हम टेलर्स एक्सपेंशन को मैक्लॉरियन एक्सपेंशन बोल सकते हैं। कुछ फेमस मैक्लॉरियन एक्सपेंशन को खोल के दिखा रखा है, ई की पावर एक्स को पता होना चाहिए वैसे आपको, ये वैसे नहीं पता तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट मैंने आपको बताया था लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी, तो ये डायरेक्ट एज इट इज़ रिजल्ट आ जाते हैं। मैक्लॉरियन एक्सपेंशन ई की पावर ऐसे लिखा आएगा, ई की पावर एक्स इज़ व्हाट, तो 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें ये ऑप्शन जो होगा वो ई की पावर एक्स का, ये ऐसे आ सकता है। साइन एक्स इज़ व्हाट, 4 ऑप्शन आएंगे भाई, यहाँ पे सारे प्लस मिल जाएं आपको, फिर सारे माइनस मिल जाए आपको, फिर 1 + 1 माइनस मिल जाए आपको, तो साइन एक्स याद रखना हमेशा अल्टरनेट होता है। साइन एक्स याद रखना हमेशा अल्टरनेट होता है। कैसे अल्टरनेट, और साथ में ओड, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये साइन एक्स के एक्सपेंशन है। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कॉस एक्स, और ये नीचे 4 ऑप्शन, चारों में सेम ये होगा, ओड भी हो सकता है, इवन भी, सारे प्लस मिल सकते हैं, सारे माइनस मिल सकते हैं। यहाँ पे भी कॉस एक्स की जो एक्सपेंशन होती है वो 1 + 1 माइनस, 1 + 1 माइनस, और पावर इवन रहती है, इसमें पावर ओड रहती है। जो यहाँ तक आया है उसको बहुत बेनिफिट होगा इस वीडियो से। लॉग बेस ई की पावर साथ में 1 + x, तो इसकी एक्सपेंशन भी क्या रहती है, अल्टरनेट, और अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन जो नंबरिंग है वो ऑड इवन नहीं, वो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 सारे, ठीक है। पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, प्लस माइनस, अल्टरनेट तो तीनों हैं, तो ये याद रखना है। ई की पावर एक्स को याद रखना है, ई की, देखो ई की पावर एक्स और ई की पावर लॉग ई की पावर 1 + x दोनों सेम है, बस क्या है, फर्स्ट वाली अल्टरनेट होती है, और फर्स्ट वाली जो ई की पावर एक्स है वो अल्टरनेट नहीं है, सारे पॉजिटिव हैं, लास्ट वाली अल्टरनेट है। साइन एक्स और कॉस एक्स आपकी अल्टरनेट तो है ही है, और ओड होगी साइन में, कॉस में होगी इवन। आज का आखिरी टॉपिक रेमान इंटीग्रल। रेमान इंटीग्रल को हम प्रॉपर इंटीग्रल भी बोलते हैं, रियल का आखिरी कंसेप्ट है रेमान इंटीग्रल, जिसको हम रेमान इंटीग्रल को प्रॉपर इंटीग्रल का नाम भी दे सकते हैं। तो क्या है रेमान इंटीग्रल, इंटीग्रल है, नाम से ही पता चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व y = f(x) अबव x एक्सिस, कब, इफ़ x a से x b तक हो, ठीक है। ये तो ऐसी बस मैंने लिख दिया रेमान इंटीग्रल, इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो 1 hour 37 minute मैंने बोला था, ये वीडियो आधे घंटे की भी जा सकती है, 1 घंटे की भी जा सकती है, और 2 घंटे की भी जा सकती है, ठीक है। सो ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत लंबा वीडियो बन गया है, और बनाते बनाते देखो पूरी मेहनत भी लगती है। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस वीडियो से कितना बेनिफिट हुआ है जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं कोशिश करूँगी आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूँ, जिसके अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इन दोनों के
इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी करने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। यहाँ तक इतना हो गया है। लीनियर अलजेब्रा और हमारा रियल एनालिसिस दोनों सब्जेक्ट फिनिश होते हैं। अगले 2 सब्जेक्ट अगली वीडियो में रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे बढ़ाएँ ताकि सभी की तैयारी अच्छे से हो सके, सभी को चीज़ें समझ आ सकें, सभी का एग्ज़ाम अच्छा जा सके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।